अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बीएस। इस वीक में मार्केट का एनालिसिस किया जाए तो आज के दिन जो है तकरीबन मार्केट 0.6% जो है वो बुलिश है और ओवरऑल इस वीक जो है मार्केट ने बहुत जबरदस्त सस्टेन किया है। लास्ट वीक जो था वो काफी हद तक मार्केट थोड़ी बेरिश रही थी, तो तकरीबन 1.3% जो है मार्केट इस टाइम पे भी वीकली देखा जाए तो थोड़ी सी बुलिश है। इंटरनेशनल मार्केट्स को थोड़ा सा देखा जाए तो वहां पे काफी हद तक सेलिंग चल रही है। एक बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा बबल चल रहा है, जिसकी बेस के ऊपर जो है काफी ज्यादा है कंपनी जो है आप देख रहे होंगे, एनवीडिया हो गया या पीएलटीआर हो गया, सारी कंपनी जो है काफी हद तक रेड में आपको नजर आ रही है। और ये बहुत बड़ा मसला ये भी चल रहा है कि यूएस का शटडाउन अभी कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने देखा है, लास्ट वीक जो है इसको खत्म किया गया था, लेकिन अभी भी आप कह लें कि कंप्लीट शटडाउन वो खत्म नहीं हुआ हुआ, अभी भी उसमें कुछ चीजें बाकी हैं। उसके अलावा बहुत बड़ा मसला ये आ रहा है कि बैकएंड से जो डाटा है यूएस का वो रिलीज नहीं हो रहा। थर्सडे वाले दिन और फ्राइडे को, आज के दिन भी जिस टाइम हम रिकॉर्डिंग करें, सीपीआई और पीपीआई का डाटा आना था, वो भी अगले महीने के लिए जो है उसको पेंडिंग कर दिया। तो ये दो तीन चीजें बहुत ज्यादा फैक्टर इन कर रही हैं, जिससे ग्लोबल मार्केट जो है थोड़ी सी अनसर्टेन हुई है, जिसमें ये डायरेक्शन का इस टाइम पे पता नहीं लग रहा कि क्या क्या सिनेरियो होने वाला है। लेकिन जब डाटा रिलीज होना शुरू हो जाएगा तो हमारे लिए काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन द गुड थिंग इज कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो, हम पाकिस्तान की मार्केट, वो काफी हद तक इन सारी चीजों को बहुत अच्छा सस्टेन करके चल रही है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को बुल्स बीएस का हमारा फॉर्मेट भी नजर आ रहा होगा। ये हर वीक हम थोड़ा सा इसलिए शो कर देते हैं कि जो लोग नए आ रहे हैं उनको थोड़ा सा एक आइडिया हो। टॉप डेवलपमेंट्स जो है, जैसे मैं शुरू में इंट्रोडक्शन वगैरह देता हूँ तो दिस इज कवर्ड बाय मी। फिर उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट रिकैप हम करते हैं, और स्क्रिप्ट्स की जो परफॉर्मेंस होती है, हमारी जो टॉप पिक्स हमने पिछले वीक के अंदर या उससे पहले भी जो बताई होती है, वो फराज अपने एंड पे कवर करता है। फिर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स को मैं अपने एंड पे कवर करता हूँ। और फिर टॉप स्क्रिप्ट्स हमारी हर वीक होती हैं, वो टेक्निकली और फंडामेंटली हम दोनों कवर करते हैं, मैं और फराज। फिर उसके अलावा ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स क्या क्या चल रही है, जैसे अभी मैंने थोड़ा जिक्र किया नैस्डैक के बारे में या ग्लोबल मार्केट्स में, वो अगेन मैं और फराज अपने एंड पे कवर कर रहे होते हैं। फिर गोल्ड से रिलेटेड अगर हमारी कोई न्यूज है, वो भी अगेन मैं और फराज कवर करते हैं। एंड लास्ट जो है क्रिप्टो के ऊपर हमारे जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं सलमान, हम उनको बुलाते होते हैं, और फराज अपने एंड पे उसको टेक्निकली एनालाइज कर देते हैं। ठीक है, चले अब चलते हैं फराज भाई की तरफ। फराज भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू देते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मार अल्लाह का शुक्र। मार्केट का ओवरव्यू बिल्कुल देते हैं। जो लास्ट वीक हमने सजेस्ट किया था कि 100 इंडेक्स आपका चौपी साइडवेज ही रहेगा, वो उसी तरीके से परफॉर्म करता रहे। और फिर हमने ये भी कहा था कि जो सिलेक्टेड स्टॉक्स हम बता रहे हैं या उनको एक्यूमुलेट करें, वो भी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं या अपनी जगह पर हैं। सो जो लास्ट वीक की जितनी भी कॉल्स थी वो सारी इंटैक्ट हैं। उससे पहले अगर आपको याद हो, पायनियर सीमेंट के बारे में मैंने कहा था कि ये जब भी नीचे आते एक्यूमुलेट करें, इसका डिविडेंड भी लें, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें रैली बनती हुई नज़र आए। एग्जैक्टली वैसे ही होता हुआ इसमें नज़र आ रहा है। और अब इसके ऊपर कोई ख़ास खबर भी आ गई है कि मेपल लीफ सीमेंट इसको एक्वायर करने की इंटेंशन शो कर रहा है। सो ओवरऑल ये स्टिल इंटैक्ट है। हमारे जो टारगेट्स थे 280 के थे, आज ये उसके करीब करीब तो नहीं है, खैर बढ़ने कैप हुआ है और 260s में आई गेस। अच्छा, इसके अलावा लास्ट वीक अब ये सिर्फ वाई शो है जिसमें ना सिर्फ हम PSX का डिस्कस कर रहे होते हैं, ग्लोबल मार्केट्स को, फॉरेक्स और क्रिप्टो को भी कर रहे होते हैं। सो क्रिप्टो में हमने एरो USDT हाईलाइट किया था और कहा था कि ये जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये परफॉर्म करता जाएगा। इसने जैसे ही लेवल ब्रेक किया उसके बाद इसमें हमने देखा कि रैली बनती हुई नज़र आई। इथेरियम के ऊपर मैं बेरिश हो गया था जब ये नेकलाइन ब्रेक हुई, और मैं यही सजेस्ट कर रहा था कि जब भी ये बाउंस करता है तो मेरे ख्याल में यहाँ से थोड़ी सी पोजीशंस को ऑफलोड कर देना चाहिए, क्योंकि ये बेरिश उसमें जा रहा है। वैसे ही हुआ, ये बाउंस आया, हमने देखा कि 3660, और उसके बाद अभी ब्रेक होता हुआ $3200 से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। सो स्टिल उसमें प्रेशर है। गोल्ड यहाँ पे हमने बहुत बेहतरीन तरीके से हाइस पे बता दिया था कि नेक्स्ट वीक ये प्रॉब्लली नीचे जाएगा, और उसके बाद हमने देखा कि नीचे आया, और उसके बाद जब ये यहाँ पे था तो हम सजेस्ट कर रहे थे 4050 के करीब कि इसको बाय कर लें। 3880 का स्टॉप लॉस था। इसमें एक बाउंस है जो 4140, 4150, 4240, 4250 को जाके टेस्ट करेगा। एग्जैक्टली ये भी वैसे ही परफॉर्म करता हुआ उन्हीं लेवल्स को उसने जाके टेस्ट किया। पाउंड USD भी यही सजेस्ट किया था कि ये वाली जोन को जब टेस्ट करें तो बाय करें। एग्जैक्टली हमने देखा कि इस जोन पर आया और वहाँ से बाउंस करता हुआ दोबारा अभी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल ये था। फिर उसके अलावा आज जो सेहतराज इक्विटीज़ के जो भी क्लाइंट्स हैं, आज हमने कॉल दी थी सुबह सुबह ट्रैकर पाकिस्तान की, TPL की, जो इस टाइम हमने कहा था 7.5 इसको बाय करें। अब ये 8.05 समथिंग के ऊपर कैप है, स्टिल इसमें पोटेंशियल है ये फर्दर ऊपर
जा सकता है। सो ओवरऑल हमार अच्छा हफ्ता रहा। जितनी भी मार्केट्स को हम प्ले कर रहे हैं सब में बड़े अच्छे एनालिसिस रहे, और प्रॉपरली जो लोग स्टॉप लॉस या टीपी रख के काम कर रहे हैं लेवल्स के ऊपर, उन्होंने डेफिनेटली फ़ायदा उठाया होगा। और जिनका भी हमने रिव्यू नहीं किया वो स्टिल कॉल्स इंटैक्ट हैं। आप लास्ट एपिसोड्स में जाके उसके एसएल्स और टीपीस को अपने पास मार्क डाउन कर लिया करें, मेंशन कर लिया करें। जब भी उन लेवल्स पर आए या तो प्रॉफिट बुक कर लें, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो ज़रूर स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट दिया करें। जी अमार। परफेक्ट हो गया। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ओवरऑल टेक्निकल्स का यूज करने का कितना फायदा होता है कि आप मार्केट की जो प्राइस एक्शन होती है या फिर जो आप टेक्निकल्स को यूज कर रहे हैं, इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि अगर आपकी मार्केट लेट्स सपोज नहीं भी परफॉर्म करी तो कुछ आपकी स्क्रिप्ट्स ऐसी होती हैं जो कि परफॉर्मेंस दे रही होती है। जैसे पायनियर सीमेंट का भी फराज ने अपने एंड पे दिखा दिया कि वो ग्राफ में शो हो रहा था कि यहाँ से ये शायद ऊपर जा सकता है, और लेवल्स भी बहुत अच्छे थे। और उसके बाद एक न्यूज आई फंडामेंटली कि मेपल लीफ ने जो है उसको इंटेंशन शो की है कि वो इसको एक्वायर करना चाह रहे हैं। ये वैसे बाय द वे जो मेपल लीफ के जो ब्लीच साइकिल है, ये हमारे पॉडकास्ट पे भी आज से 1 साल पहले आए थे, और उन्होंने भी ये इंटेंशन कहा था कि हमारा दिल है कि हम मेपल लीफ जो मेपल लीफ है कंपनी, बजाय इसके कि हम नए प्लांट्स लगाएं, हम पायनियर सीमेंट के अंदर उस टाइम भी उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, और अब मजीद उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की तरफ अपनी इंटेंशन शो की है। चलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ आ जाते हैं, लेकिन पहले उससे पहले मैं आप लोगों को अपना जो टॉप 25 पिक्स जो मैंने 26 दिसंबर 2024 को दिखाई थी, मैं उसके थोड़े से आप लोगों को रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। और मेरा एक दिन रह गया है एट द टाइम जब आपको ये बुल्स एंड बियर्स आएगा, तो अर्ली बर्ड्स डिस्काउंट जो आप लोगों को नेक्स्ट बैच को मिलने वाला है, तो 20% वहां पे डिस्काउंट है, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस इज अगेन 26 दिसंबर को मैंने और फराज ने पूरा 2025 का जो पूरा ईयर था उसमें हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी जो स्टॉक्स हैं वो मेरे एंड से मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली ज्यादा परफॉर्म करेगी, या फराज के एंड से भी जो टेक्निकली अच्छी लग रही थी उन्होंने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केएससी 100 इंडेक्स ने 13 नवंबर तक मैंने इसको एनालाइज किया, 44% मार्केट ने परफॉर्म किया है। जो मैंने आपको सारी स्क्रिप्ट्स बताई हुई थी उन्होंने तकरीबन 53% किया है। सिक्लिकल स्टॉक्स, इसमें मैंने कहा था कि जो लोग डिफेंसिव स्टॉक्स नहीं रखना चाहते, जैसे ओजीडीसी है, पीएसओ है, अगर आप उसको स्किप करना चाहते हो, तो अगर आप सिक्लिकल स्टॉक्स में रखोगे तकरीबन 55% है। अच्छा, चूंकि मैं 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड्स का डाटा हमारे सरमाया के ऊपर आता है, 1 ईयर की परफॉर्मेंस लिखी भी आ रही होती है, तो मैंने सोचा कि चलें 13 नवंबर का पूरा 1 साल के बैकएंड पे देखते हैं, या अगर यही स्टॉक्स अगर उस टाइम से आप पिक करते हैं, सिर्फ 1 महीने का डिफरेंस बनता है, तो मार्केट नवंबर से दिसंबर जो पिछला साल था काफी जबरदस्त परफॉर्म की थी, तो 70% मार्केट की परफॉर्मेंस थी। इसी पोर्टफोलियो ने तकरीबन 90% किया था परफॉर्म। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में देखते हैं तो बेस्ट जो यूपीएल का पाकिस्तान एटीएफ है उसने तकरीबन 91% परफॉर्म किया, सेकंड नंबर पे 89 है। तो हमारा पोर्टफोलियो जो है, जो मैंने आपको रियल टाइम पे सारे स्टॉक्स बताए थे, वो सारे म्यूचुअल फंड्स को इस टाइम पे बीट भी कर रहा है। ठीक है, सो अगेन इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर द कोर्स इन्वेस्टमेंट मास्टरी का, आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट इस टाइम पे जब आपको बुल्स बीएस मिल रहा होगा तो लास्ट होगा, आप उसके बाद दोबारा इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे कर दूं, आई एम प्लानिंग कि मैं मंडे को जो है वो लाइव आके सरमाया की सोशल मीडिया के ऊपर लाइव यूएस की मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस आप लोगों को करूंगा, और इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केट के इस टाइम सिनेरियोस क्या चल रहे हैं, क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर कौन कौन से स्टॉक्स हमारे पास आ सकते हैं। फिलहाल जो है वो डाटा हमारा बहुत ज्यादा मसला दे रहा है, यूएस का डाटा रिलीज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पैनिक भी है। लेकिन अब जैसे ही डाटा रिलीज होगा, अगर अच्छा डाटा रिलीज हुआ तो वी कैन सी कि थोड़ी सी मार्केट के अंदर रैली आएगी, लेकिन सारे सिनेरियोज को हम डीपली वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और इसकी अनाउंसमेंट अगेन सोशल मीडिया के ऊपर हम कर देंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए पहले से। ठीक है, ये डेवलपमेंट्स है लास्ट वीक के अंदर, इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं। और ये अगेन ये कुछ कंपनीज के भी हमने एनालिसिस लास्ट वीक किया था। इस दफा जो है डेवलपमेंट्स उसकी बात की जाए, टेक्सटाइल अर्निंग्स जो है वो तकरीबन हमारी 41% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है। हालांकि रेवेन्यू इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ था, 5 to 6% इंक्रीज हुआ था। इसकी रीजन है कि आपके जो कॉटन की प्राइसेस हैं वो काफी हद तक थोड़ी सी नीचे हुई, रिसेंटली थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन पिछला अगर आप 1 साल को देखेंगे काफी हद तक कॉटन की प्राइसेस नीचे रही थी। फिर उसके बाद एनर्जी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, पूरा पाकिस्तान ही सारी कंपनी जो है एनर्जी के ऊपर बहुत कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहा है, कोई सोलर लगा रहा है, कोई रिन्यूएबल एनर्जीज में वेस्ट हीट मैनेजमेंट वाला काम कर रहे हैं, तो काफी हद तक ये काम आपको नजर आ रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर किसी ना किसी तरीके से कंपनी चाह रही है कि हमारी अर्निंग्स अच्छी रहे। ठीक है, एंड लो फाइनेंशियल चार्जेस जो है ये भी अगेन आपने देखा इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे जा रहे हैं, तो उससे भी काफी कंपनीज बेहतर हो रही है। फोर व्हीलर सेल्स जो है वो तकरीबन 33% ईयर ऑन ईयर आपकी इंक्रीज हुई है। और फोर्थ मंथ फिस्कल ईयर 26 यानी कि पिछले 4 महीने में देखा जाए तो आपका पिछले साल के 4 महीने जो थे
उसके हिसाब से देखा जाए तो 47% का इसमें भी इंक्रीज है। सो आप देख रहे हो कि हालात थोड़े से इकोनॉमी वाइज थोड़े से बेहतर ही हैं, तभी गाड़ियां लोग खरीदते हैं। ऐसे तो नहीं है कि वैसे ही हालात बुरे चल रहे हो तो फिर आपकी गाड़ियां खरीदी जाती हैं। अच्छे हैं तो थोड़े बहुत बेहतरी हो रही है, वैसे भी इंटरेस्ट रेट नीचे है तो तब भी लोग गाड़ियां खरीदते हैं। ईसीसी अप्रूव्स रुपीज 660 बिलियन गारंटी टू सेटल रुपीज 1.2 ट्रिलियन सर्कुलर डेट। कुछ कंपनीज के पैसे अभी भी रिलीज हुए हैं, ओजीडीसी के पैसे रिलीज हुए हैं, पीएसओ के हुए हैं, एसएचजीपी के हुए हैं। तो ये अगेन अच्छी चीज है। आपके जो सर्कुलर डेप्ट है वो ऑलरेडी हम देख रहे थे कि साथ साथ बढ़ता जा रहा है। तो जब भी बढ़ता है तो गवर्नमेंट के ऊपर खुद प्रेशर आया था, तो अपनी ये जो कंपनीज हैं जिनको पैसे इन्होंने रिलीज करने होते हैं वो भी काफी बेहतरी आती है। ईसीसी ओकेस मारी गैस सप्लाई प्लान फॉर फर्टिलाइजर सेक्टर, ये भी आप लोगों ने न्यूज शायद देखी हो कि ईसीसी ने जो है मारी की गैस की जो सप्लाई है वो फर्टिलाइजर सेक्टर्स के लिए दोबारा से इसको जारी रखा है। अगेन दैट इज अ गुड साइन फॉर फर्टिलाइजर स्टॉक्स, और इसके अंदर हर कंपनी को हम थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं, एफएफसी को फायदा है, ई फर्टिलाइजर को भी फायदा है। तो अगेन ये कुछ जो है बेहतरी फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए आपको नजर आ सकती है। पाकिस्तान पोस्ट रिकॉर्ड रुपीज 3.5 ट्रिलियन प्राइमरी सरप्लस इन फर्स्ट क्वार्टर फिजिकल ईयर 2026। ये एक अच्छा साइन है कि आपका जो प्राइमरी जो अकाउंट है वो आपका सरप्लस में चल रहा है। बहुत अरसे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी नेगेटिव करंट अकाउंट डेफिसिट में हुआ करता था, और प्राइमरी जो आपका अकाउंट था वो भी काफी तक डेफिसिट में हुआ करता था। तो अब ये सरप्लस में आना शुरू हो गया। यूज कार इंपोर्ट्स कॉस्टिंग ऑटो पार्ट सेक्टर अप रुपीज 60 बिलियन एनुअली। ये आप लोग देख रहे होंगे तो यूज कार जो है जब से हमने ओपन किए हैं तो उससे जो है आपके ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा काफी हिट आ रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। जहां पे इतनी अच्छी पॉलिसी आपने लाए थे फिजिकल ईयर 21 से आपने 2026 जो 5 इयर्स की पॉलिसी लाए थे उस पर ये थोड़ा सा हिट आती है कि अगर आप यूज कार्स यूज करें। वीकली एसपीआई फॉल्स 0.59%, ईजिंग इन्फ्लेशन प्रेशर्स। ठीक है, तो ये आपका आप देख रहे हो कि ये जो ईजिंग प्रेशर है ये भी काफी हद तक आपकी इकोनॉमी के लिए बेहतर है। ये इन्फ्लेशन का नंबर नीचे आना है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स इसको कहते हैं, ये भी एक अच्छा साइन आपके लिए। कतर टू डाइवर्ट 24 एलएनजी कार्गोज नेक्स्ट ईयर। तो ये हमारे पास ओवर सप्लाई हो गई हुई है एलएनजी की, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने कतर को रिक्वेस्ट किया कि आप अपने जो 24 एलएनजी कार्गोज हैं वो नेक्स्ट ईयर अपने जो है डाइवर्ट कर दें। इससे क्या होगा, थोड़ी सी कॉस्ट हमें अपने एंड पे पड़ेगी, पाकिस्तान को बेयर करनी पड़ेगी, लेकिन मेजोरिटी लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका थोड़ा सा फायदा ये भी हो सकता है कि आप जो अपनी हमारी जो गैस है उसको थोड़ा सा अच्छा तरीके से, लोकल गैस है उसको थोड़ा सा अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जहां पे आपको नुकसान होना है वहां से हम ये थोड़ा सा कवर कर सकते हैं, बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। सेकंड यूएस का क्रूड ऑयल कार्गो अराइव्स एट पोर्ट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान ने यूएस का जो ऑयल है उसको भी यहाँ पे अगेन यूज करना शुरू कर दिया है। पहली कार्गो आई थी, अब ये सेकंड कार्गो हमारी रिसीव हो चुकी भी है। आरडीए इनफ्लोज रुपीज राइज रुपीज 205 बिलियन टू 11.3 बिलियन डॉलर्स। तो जितना आरडीए हमारे पास आ रहा है इतना हमारे लिए अच्छा भी है। अफगानिस्तान बैन्स फार्मा इंपोर्ट्स में पाकिस्तान। तो आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर काफी मसले मसाइल चल रहे थे, जिसकी वजह से अब अफगानिस्तान ने कहा कि हम फार्मास्यूटिकल के जो इंपोर्ट्स है वो नहीं लेंगे। तो थोड़ी सी जो कंपनीज अफगानिस्तान एक्सपोर्ट कर रही थी उनको आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर हिट आने वाली है। तो ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से आपके जो फार्मास्यूटिकल नहीं भी परफॉर्म करे, तो ये थोड़ी सी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है और अफगानिस्तान के साथ किसका बिजनेस ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मारी एनर्जीज गेन्स प्रोविजनल एक्सप्लोरेशन राइट्स इन बलोचिस्तान। ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की कंपनी जो है ये अक्सर एक्सप्लोरेशन करते रहती हैं। तो ये ओगरा की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो परमिशन मिलती है वो अगेन आप देख रहे हैं कि बलोचिस्तान में इनको परमिशन मिल गया है। एफएफसी टू एक्वायर रिमेनिंग 25% स्टेक इन फौजी पावर फॉर फुल ओनरशिप। सो ये अगेन आप देख रहे हैं कि एक्विजिशन मर्जर का सिलसिला हमारे पाकिस्तान के अंदर जारी है, और जब हालात अच्छे होते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो छोटी कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दी ताकि उनका भी जो प्रॉफिट मार्जिन वगैरह इन्हीं के पास आ जाए। सो अगेन एफएफसी ने ऑलरेडी पहले भी ये किया था, अगेन ये थोड़ी सी और स्टेक लेना चाह रहे हैं। क्वाड सीमेंट टू इन्वेस्ट रुपीज 8 बिलियन इन 28.5 मेगावाट पावर प्लांट। ये हमने जब लास्ट टाइम आप लोग क्वाड सीमेंट की कॉल भी दी थी तब भी मैंने बताया था कि ये अगेन बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं अपने रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, और इसी की वजह से इनके मार्जिन जो है अगर आप अपने एंड पे देखेंगे बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। ठीक है, लॉटे केमिकल पाकिस्तान सोल्ड एज साउथ कोरियन पेरेंट एग्जिट्स। तो ये एक कह लें कि नेगेटिव साइन है कि आपकी इंटरनेशनल कंपनी यहाँ से जा रही है, लेकिन दूसरे एंड पे एक अच्छी चीज ये होगी जो लोकल यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो अगेन उस कंपनी को जब एक्वायर करेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा मार्जिन बेहतर हो सकता है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव भी है, थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव भी है, तो दोनों पर्सपेक्टिव से हमें देखना चाहिए। ट्रेड कॉर्पोरेशन अप्रूव्स $1 million एक्सपेंशन ऑन डिमांड सर्ज
आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि ट्रेड जो है वो काफी रिसेंटली परफॉर्म भी कर रहा है, काफी हद तक इसने जो है अपनी लॉस जो था पिछले साल के अंदर उसको रिकवर किया है, तो ये काफी हद तक इसमें कुछ बेहतरी यहाँ पे नजर आ रही है। Maple Leaf potential acquisition of Pioneer Cement intentions to acquire 58% shares, और ये अभी जैसे भी फराज ने भी बताया कि पायनियर सीमेंट की हमने कॉल दी हुई थी, चार्ट में पहले से नजर आ रहा था। यहाँ पे अगेन मेपल लीफ ने कहा है कि हम 58% जो शेयर्स हैं वो पायनियर सीमेंट के लेना चाहते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल द डेवलपमेंट्स फ्रॉम माय साइड। जी बैक टू फराज भाई, और इस दफा के टॉपिक्स भी थोड़ा डिस्कस कर लें। अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। पिछले एक साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 90% का रिटर्न दिया। सोचिए यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेज ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी, हमारा पहले 100 इंडेक्स का आउटलुक देख लेते हैं। और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा कुछ भी ख़ास चेंजेस नहीं है, लास्ट 2 वीक से जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं एज़ इट इज़ वैसे ही चल रहा है। और एक दफ़ा इसका जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। स्टिल हायर हाइज एंड हाई लोज हमारे इंटैक्ट हैं, जब तक ये आपका नहीं ब्रेक होता ये वाला हायर लो। ये वाला हायर लो हम यही कह सकते हैं कि ये बाय डेफिनेशन ट्रेंड आपका बुलिश है। फिर इसके अलावा मैंने 2 वीक्स पहले EFI बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई थी जो परफेक्टली प्ले की, और वहीं से हमने देखा था कि मार्केट में जो एक बेयरिश सेंटीमेंट या लोग पैनिक कर रहे थे, उसके वेरी नेक्स्ट डे मेरी कॉल भी थी कि यहाँ से मार्केट बढ़ जाएगी, और वहाँ से हमने देखा कि मार्केट बहुत बेहतर परफॉर्म करती हुई फिर नज़र आई। सो ये बुलिश डाइवर्जेंस पॉजिटिव साइन है और स्टिल इंटैक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर का भी EFI के ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं आई। सो हम इसको यही कंसिडर करेंगे कि बुलिश सिनेरियो आपका इंटैक्ट है। फिर उसके बाद 59 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की सपोर्ट बहुत अच्छी यहाँ पे डिफाइन हो रही है। अभी वेडनेसडे को भी इसी सपोर्ट और ट्यूसडे को भी इसी सपोर्ट से ऊपर ही रहा, सस्टेन करता रहा, बाउंस कर गया वहाँ से। सो एक बहुत अच्छी सपोर्ट को रिस्पेक्ट मिल रही है। और उसके बाद ये वाला जो करंट मंथ है हमारा, अगर अक्टूबर वीक था, सो हम मोस्ट लाइकली जो करंट महीना चल रहा है इसमें हम पॉजिटिव एंड पे क्लोज करें इस महीने को। बेयरिश इंडिकेशन में हमारे पास वीकली बेयरिश डाइवर्जेंस है जो काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें ये साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। वो बेयरिश डाइवर्जेंस में इतना मोमेंटम नहीं रहा कि उसने अपनी हायर लोस को, इस मार्केट के इंडेक्स के हायर लोस को ब्रेक कर सके। सो ओवरऑल मेरे ख्याल में इतनी को खास इसकी इंपॉर्टेंस नहीं रही। 2-4 हफ्ते के बाद ये भी ख़त्म हो जाएगी और फिर हम देखेंगे हमारे पास बुलिश पॉइंट्स थोड़े और ज़्यादा आ जाएंगे। फिर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 की बात की थी, यहाँ कहीं था जब इंडेक्स आपका 164 के करीब, और बता दिया गया था कि अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट फिर साइडवेज एक्टिविटी की तरह परफॉर्म करेगी, साइडवेज हो जाएगी। और अभी तक हमारी ये साइडवेज ही चल रही है, जो कि आगे जाके बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न की शक्ल बना लेगी और फिर मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह हम आने वाले टाइम पे नए हाइज देखेंगे। अच्छा, अब करना क्या है? करना ये है कि वो स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं अपने हाई से, 20-25% के ड्रॉप पर हैं, 30% के ड्रॉप पर साइडवेज होके कंसोलिडेट हो रहे हैं, उनमें इस टाइम वैल्यू बाइंग कर लेनी चाहिए, ताकि अगर यहाँ से बाउंस आए तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। या जिन स्टॉक्स में आजकल काम हो रहा है जो हम हाईलाइट करते रहते हैं, उनमें वैल्यू बाइंग की ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो वहाँ पे आप लोग उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल पैनिक वाली कोई बात नहीं। हाँ, फ्रस्ट्रेटिंग फेस होता ही है, तंग होते हैं कि यार बढ़ क्यों नहीं रहा, मेरा स्टॉक नहीं बढ़ा। सो देखा जाए ओवरऑल मार्केट में आप कोई सा भी स्टॉक ले लेंगे, कहीं पे भी ले लेंगे, आपको फ्रस्ट्रेट ही करेगा, सिवाय 5-6 स्टॉक्स के। सो बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस यहीं पे आपकी टेस्ट होती है, इसी टाइम पे। और उसके बाद यहाँ से जब ये आपकी कंटिन्यूशन होगी बुलिश ट्रेंड की, सो फिर आप लोगों को उसका फ्रूट खाने को भी मिलेगा इंशाल्लाह। सो यहाँ पे पेशेंस और सुकून से बैठें, तसल्ली से, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ जाएगी। सो हमारा ये है 100 इंडेक्स का आउटलुक। बाकी आपकी तरफ से आज कुछ रेशोज़ को हम डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, इस दफ़ा जो हमारा रेशियो ऑफ द वीक है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज कैश कन्वर्जन साइकिल, और ये ऑलरेडी जो हमारी 3 पहले हमने वीक्स के अंदर एक एक रेशियो को डिस्कस किया था, जिसमें डेज रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग था,
डेज सेल्स इन्वेंट्री था, डेज पेबल आउटस्टैंडिंग था। ये तीनों को कंबाइन करके जो है ये कैश कन्वर्जन साइकिल का एक रेशियो होता है, और ये मेरा फेवरेट रेशियो है ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि मुझे इन्वेंट्री का पता लगता है कि कितने दिनों के अंदर एक कंपनी जो है अपने कैश को कन्वर्ट कर रही होती है, यानी कि इन्वेंट्री वगैरह बेच रही होती है। पहले डेफिनेशन देखते हैं, आप इसकी अहमियत को समझो कि ये कितनी अहमियत है इसकी। द कैश कन्वर्जन साइकिल इज द बेस्ट इंडिकेटर टू चेक हाउ मच days it takes for the company to convert its inventory into sales, receiving cash from customers and finally paying the cash to its vendors। ठीक है, तो एक कंपनी जो है कितनी देर के अंदर जो उसके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसको सेल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद जो क्लाइंट को जिसने उसने सेल किया उससे कितनी देर में कैश ले रहा है, और अपने वेंडर्स को कितनी देर में उसको अदायगी कर रहा है। तो ये दिनों के अंदर होता है, और जितने दिन इसमें कम लगते हैं तो आप खुद समझ सकते हो कि उतनी ही कंपनी अपनी इन्वेंट्री को एफिशिएंटली प्ले कर रही है। ठीक है, तो जो भी सेक्टर आप देख रहे होगे उसमें सारे कंपनीज के अंदर आप जाके कैश कन्वर्जन साइकिल को इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टर कैश कन्वर्जन साइकिल, फास्टर कैश रिकवरी, ठीक है, स्ट्रॉन्गर लिक्विडिटी, एफिशिएंट ऑपरेशंस, ये ऑलरेडी आपको समझ आ गई कि जितना कम दिन लगेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। लॉन्गर कैश कन्वर्जन साइकिल में अगर आपका स्लोअर कैश रिकवरी हो रही है, पॉसिबल ऑपरेशन इनएफिशिएंसीज और हायर वर्किंग कैपिटल नीड, तो ये अगर आप देख रहे हैं कि काफी हद तक इसमें फिर मसले आते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल का जो फॉर्मूला होता है उसमें ये होता है कि जो अभी हमने पिछले 3 वीक्स में पढ़ी थी, जो रेशियोज पढ़ी थी, डेज रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग में आप प्लस डेज सेल्स ऑफ इन्वेंट्री को करते हैं और माइनस इसमें से आप डेज पेबल आउटस्टैंडिंग को कर देते हैं। तो इतने दिनों में जितना आपका कैश कन्वर्जन हो रहा होता है, ये फॉर्मूला आप वहां पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा अब रेशियोज पे आते हैं, और रेशियोज में मैंने अगेन क्या किया कि जो हमने लास्ट टाइम टेक्सटाइल की कंपनीज को देखा था, इसी के अंदर मैंने अगेन अपने जो रेशियोज है सबके अंदर मैंने इस चीज को ऐड कर दिया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबको हम नेगेटिव यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, लोएस्ट से हाईएस्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें जो CHBL है, चिराग के नाम से कंपनी, ये लास्ट टाइम भी हमारे पास आ रही थी, तो इसमें काफी हद तक इसमें जो कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव है। नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि आप एडवांस में अपने क्लाइंट से पेमेंट ले रहे हो और आप वेंडर को टाइम दे के पैसे दे रहे हो, तो ये कभी कभार ये चीज नेगेटिव आपको नजर आती है। और जो नेगेटिव होती है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड साइन। तो आप जितनी भी ऑटो इंडस्ट्रीज के हमारी कंपनीज देखेंगे, वो ज्यादातर उनके जो कैश कन्वर्जन साइकिल होता है वो नेगेटिव होता है, बिकॉज वो एडवांस में अपने क्लाइंट से पैसे लेते हैं और गाड़ियां वो बाद में डिलीवर कर रहे होते हैं, और जो अपने वेंडर्स को भी लेट पेमेंट देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी कंपनीज को नीचे देखें, स्टाइलर्स है, उसका कैश कन्वर्जन साइकिल काफी कम है, STML का काफी कम है, KTML का बहुत जबरदस्त है, 45 के पास है। अगर आप अभी देखें तो आज के दिन भी ये अपर कैप है, 2 दिन से लगातार ये अपर कैप है, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें ये नजर भी आ रहा है। सो ये दिस इज अ गुड साइन। एक अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो काफी अच्छा होता है। गुल अहमद का अगर आप देखें, ये भी काफी हद तक बढ़ा हुआ है, 125 है। इंटरलूप का भी 125 है। तो आप देखें इंटरलूप के जो मैनेजर CEO थे वो खुद से ये कह रहे थे कि हमने अपने क्लाइंट्स को टाइम ज्यादा दिया हुआ है, क्या आप अपनी पेमेंट हमें लेट भी कर दें। ठीक है, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दीस रेशियोज। और आप सरमाया के ऊपर आके ये एडिड रेशियोज पे जाके एक ही पेज के ऊपर आप सारी टेक्सटाइल की कंपनी होगी या किसी सेक्टर को देखना चाहते हैं, एक ही दफा कर सकते हैं। जी, बैक टू फ्रांस। जी, टॉप पिक्स की बात करें हमारे, तो लास्ट 2 वीक्स पहले हमने डिस्कस किया था GHNI को, और यहाँ पे हाईलाइट किया था कि 850 पे था, और ये कहा गया था कि जब नीचे आए तो फिर बाई कीजिएगा। और वो नीचे की जो जोन थी वो हमारी 770 790 के करीब थी। ये यहाँ पे आ चुका है मेरे ख्याल में। अब वैल्यू बाइंग जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि उन स्टॉक्स में की जाए जो करेक्ट होके अपने हाई से नीचे करेक्शंस के ऊपर कंसोलिडेट होंगे। सो दिस इज़ अ गुड टाइम, ये अच्छी बाइंग जोन है, यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप दोबारा यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि ये 830s को और फिर उसके बाद जाके 870s को ये टेस्ट कर सकता है। और अगर स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल 760 का रखें, यानी कि 25-30 रुपीज़ का SL, और अपसाइड आप 60 रुपीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये एक अच्छे ट्रेंड में था। उसके बाद यहाँ पे डाइवर्जेंस आई, थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट होके हम इसमें इंशाल्लाह जल्दी बाउंस देखने को मिल जाएगा। सो हमारा GHNI को हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं। अगेन अब मुझे ये बता दें कि 2 हफ्ते में कोई ऐसा फंडामेंटल चेंज तो नहीं आया, कंपनी भाग तो नहीं रही यहाँ से? नहीं, ओवरऑल जो है कंपनी तो इस टाइम अपने ट्रक्स वगैरह अच्छे खासे बेच रही है। बाकी सारे अगर फंडामेंटल्स लास्ट अभी 2 वीक्स पहले ही हमने इसकी कॉल दी थी, अब दोबारा हमने वैसे भी बताया था कि थोड़ा सा नीचे आए तो इसके एक्यूमुलेट आप कर सकते हो। वैसे अगर आप देखें तो बेहतरीन इसके रेवेन्यूज इंक्रीज कर रहे हैं, विच इज स्पेक्टेकुलर, बहुत जबरदस्त इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर रेवेन्यू वाइज भी अगर आप देखो अच्छा चल रहा है। फिर उसके बाद अगर आप अर्निंग्स पे आ जाएं,
सो अर्निंग्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2024 से 18 जहां पे इसकी ईपीएस थी वो बढ़ते बढ़ते 107 पे आ गया, और अगर पिछले 12 महीने के अंदर देखें अभी भी ये मुसलसल 129 पे बढ़ता जा रहा है। और ये मेरी अगेन टॉप 25 पिक्स में मुझे बहुत अच्छी लगती है ये कंपनी। जब तक ट्रक्स आपके बिक रहे हैं, फिर आपका बलूचिस्तान के अंदर सारे जो फैक्टर्स हैं, जो आपके मिनरल्स के ऊपर जो काम हो रहा है वो भी एक बहुत रेकोडिक का जो प्रोजेक्ट है वो भी काफी जबरदस्त बेहतर जा रहा है। डेब्ट टू इक्विटी आप देख लें, इसकी 0.79 बेहतरीन है। फिर उसके बाद बैलेंस शीट पे आ जाएं, इसके क्वार्टरली पे अगर आप यहाँ पे आते हैं लेटेस्ट इनके बाद देखें कैश कितना जबरदस्त बढ़ा हुआ है। यानी कि इसको मैं अगर नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड करूं तो तकरीबन इसका जो इस टाइप शेयर है वो 800 पे अवेलेबल है, और जो कैश पर शेयर है उसका 303 कैश पर शेयर इसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो अगेन स्पेक्टेकुलर कंपनी है, मुझे बहुत बेहतरीन लगती है। अच्छा, GHNI जो है अगर इसमें देखा जाए तो इसकी दूसरी जो कंपनी है गैल, जो ऑटो की जो गाड़ियां भी बेचते हैं, 17% जो शेयर हैं वो गैल के पास GHNI के मौजूद हैं। JSE T9 हंटर की जो सेल्स वगैरह आ रही होती है वो GHNI के अंदर भी कंट्रीब्यूट हो रही होती है, और GHNI की जो सेल्स हो रही होती है वो आपके गैल के अंदर भी गैल के जो शेयर की प्राइस है उसमें भी जा रही होती है। ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये, असेंबली, इंपोर्ट एंड कमर्शियल व्हीकल्स, पिकअप वगैरह बनाते हैं, ट्रक्स वगैरह बनाते हैं। इनके जो पोर्टफोलियो है उसमें JSE लाइट ट्रक्स मौजूद हैं, डोंगफेंग एक चाइना का जो है कंपनी है वो है, रिनॉल्ट हैवी ड्यूटी व्हीकल्स ये मौजूद हैं, JSE T9 हंटर की जो पिकअप है वो इसमें भी मौजूद है। फिर इसके अलावा जो इनकी बेहतरी जो बेसिक सबसे बड़ा रीजन है जो ये बहुत ज्यादा परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, बिकॉज ये ट्रक्स जो बेच रहे होते हैं वो एक बहुत अफोर्डेबल रेट में होते हैं। कई ऐसे ट्रक्स इनके मौजूद हैं जो 10.5 मिलियन रुपीस के ऊपर अवेलेबल है। तो इसके अलावा JSE X200 जो है पॉपुलैरिटी इसकी काफी जबरदस्त इनकी इंक्रीज आ रही है। हैवी ड्यूटी ट्रक्स JSE 1020 जो इनका मॉडल है, JSE 1036 इनकी जो ये 2-3 मॉडल्स हैं जिनकी सेल्स काफी जबरदस्त इंक्रीज कर रही है। अगर आप पामा के जो फिगर्स देखें हैवी ट्रक्स के, तो वो तकरीबन पिछले एक साल में 1529 यानी कि तकरीबन इतने इनके यूनिट्स बिके हुए थे, तो अब बढ़ के तकरीबन 2800 यूनिट्स तक अब आ चुके हैं पर मंथ के हिसाब से बता। तो अगेन ये सारे फैक्टर्स आपको बता रहे हैं कि कंपनी इज फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। जी, बैक टू क्लास। सही अमार। इसके बाद सेकंड पिक हमारी PTC है, पाकिस्तान टेलीकॉम कम्युनिकेशन। ये अपने रैली के बाद 21 से इसकी रैली शुरू हुई थी और 42 हुआ, डबल हो गया। डबल होने के बाद इस टाइम अपनी उस रैली की 38 से 40% की रिट्रेसमेंट पे है, यानी कि डिस्काउंटेड वैल्यूज़ के ऊपर मिल रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट बाउंस आए जो एक लोअर हाई को या डबल टॉप को डिफाइन करे। सो यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अपने फर्स्ट टारगेट 37.45 और फिर उसके बाद 41 को भी जाके टेस्ट कर सकता है। जो लोग करंट प्राइस के ऊपर बाय करेंगे 34-35 के राउंड, उनका स्टॉप लॉस 31.80 का बन जाएगा। सो जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड एटलीस्ट 2 टाइम्स रखें इसके ऊपर, तो राइड अच्छी मिल सकती है। हमारे PTC में क्या चल रहा है आजकल, इसके फंडामेंटल्स आपको नज़र आ रहे हैं बेहतर होते हुए, और ये जो इतनी बड़ी रैली आई है रिसेंट पास में, इसकी क्या रीज़न थी? अच्छा, फंडामेंटली तो इसमें कोई खास बेहतरी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो ऑलरेडी आप लोगों ने न्यूज़ में ऑलरेडी देखा होगा कि ये टेलीनॉर को एक्वायर कर रहे हैं पिछले 1 साल से, और ये काफ़ी हद तक इसका सिलसिला रेगुलेशन की वजह से भी थोड़ा सा डिले होता रहा। कंपनी वाइज फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो मुझे खास ये एक कंपनी ऐसी मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटली बाकी जो 2-3 फैक्टर्स चल रहे हैं जिसकी वजह से इसके जो कंपनी रिसेंटली एक्वायर कर रहे हैं उसका इनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा सेलुलर फोन्स में बढ़ने वाला है, वो भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें सेल्स तो बहुत जबरदस्त जा रही है क्योंकि ये इंटरनेट सबसे ज्यादा बड़े प्रोवाइडर यही हैं। अगर आप देखें 188 से तकरीबन 219 पे इनका 2024 बढ़ा, 2025 में अगर 247 तकरीबन बढ़ा है, तकरीबन 12% के राउंड अबाउट इसकी सेल्स की इंक्रीज आपको नजर आ रही है। लेकिन आप नीचे अगर आप आ जाए तो अभी भी ये कंपनी लॉस में है, लॉस से थोड़ा सा ये थोड़ा सा रिकवर करना शुरू हो रही है, लेकिन अगेन अभी भी काफी हद तक टाइम इसका है कि जिसमें ये बेहतर एक क्वालिटी अर्निंग्स दिखाए तो फिर मजा आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये रिसेंटली अब थोड़ा सा लॉस कम होता जा रहा है, लेकिन एक आध Q4 के अंदर 2024 के अंदर इन्होंने प्रॉफिट भी दिखाया था। तो ये सारे सिनेरियोस के थोड़े से चल रहे हैं। डेब्ट इनका अगर आप देखें इंतहा का बढ़ गया है, वो भी अगेन टेलीनॉर को जो ये एक्वायर करना जा रहे हैं वो डेब्ट की बेस के ऊपर कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं और उसकी बेस के ऊपर ये एक्विजिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर थोड़ा सा सिलसिला चल रहा है। इसके अगेन थोड़ा सा फंडामेंटली बात की जाए तो
56% इनका जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है वो आपका फ्लैश फाइबर रेवेन्यू जो आप इंटरनेट वगैरह आप जो यूज कर रहे होते हैं उसकी बेस के ऊपर हुआ है, और आगे मजीद भी लग रहा है कि डेवलपर्स रेवेन्यू वाइज तो थोड़ी सी बेहतर रहेंगी, ठीक है। 17% इंक्रीज आया है इनका बिजनेस सॉल्यूशंस रेवेन्यू के अंदर। फिर इसके अलावा जो इनके अभी लॉसेस आए हैं वो ये इन्होंने 3 महीने पहले बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर वन ऑफ एडजस्टमेंट एक लगाई है जिसमें एडिशनल पेंशन लाइबिलिटी ऑर्डर किया है ये सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इसकी भी अदायगी करेंगे, तो ये इसकी वजह से थोड़ी सी हिट आई है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यू फोन का जो यू पैसा है, जो इजी पैसा वाला आपका काम है, उसमें तकरीबन अब 1.2 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हो गए हैं। ये बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि जो छोटे जो लोग जो माइक्रो फाइनेंसिंग यूज करते हैं तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये इजी पैसा जो है काफी हद तक अच्छा चल रहा है, उसमें आप देख रहे हैं ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। 153% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसमें नजर आ रही है। फिर इसके अलावा जो है इन्होंने शेयर परचेज एग्रीमेंट पिछले साल जो किया था, टेलीनॉर की बात कर रहा हूँ, एंड ओरिएंट टावर्स, ये दिसंबर 2023 से ये इन्होंने बताना शुरू कर दिया था, एंड आई थिंक शायद दिसंबर 2024 है, बट खैर ये एक्सपेक्टेशन थी कि जुलाई 2025 तक जो है ये हो जाएगा, लेकिन वो जुलाई 2025 में फिर रेगुलेशन की बेस पे थोड़ा सा डिले हुआ, एंड फाइनली अक्टूबर 1 को यानी कि सेकंड फेज ऑफ आवर ये जो एक्विजिशन चल रही है उसको सीसीपी ने पास किया, जिसकी वजह से अब जाके जो है थोड़ी सी आपको यहाँ पे बेहतरी नजर आ रही है। और इस बेहतरी के बाद एक बहुत बड़ी चीज ये हो रही है कि आपका जो मार्केट शेयर है इन सेलुलर फोन्स, क्योंकि अब यूफोन भी आ गया है, टेलीनॉर भी इनके पास आ गया, तो तकरीबन 35% का मार्केट शेयर इनके पास पीटीसी के पास आ जाएगा। जी, बैक टू फराज। अच्छा, नेक्स्ट पिक है हमारी जीजीएल की, और इस पर भी सेम पैटर्न पर है जैसे मैंने पहले कहा कि उन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें जो अपने हाई से फिबोनाची की रिट्रेसमेंट 3850 के अंदर फॉल कर रहे हो। सो हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो एंड देन बाउंस हो, कभी भी सिंगल टॉप नहीं होता, सो बाउंस एक्सपेक्टेड है इसमें। यहाँ से अगर इसको 23-24 के ऊपर बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस इस केस में 21.7 का है। सो फर्स्ट टारगेट हम 25.86 का रखा जा सकता है, सेकंड टारगेट पे 28.30 का रखा जा सकता है। सो इसमें एक अच्छी रिट्रेसमेंट आ गई, अच्छे डिस्काउंटेड वैल्यूज़ के ऊपर, प्राइस के ऊपर आपको मिल रहा है। सो मेरे ख्याल में यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट करें और फिर आए करेंगे 28 को जाके एटलीस्ट ये टेस्ट कर जाएँ। अमार गनी ग्लोबल होल्डिंग्स, हम इसके काफ़ी दफ़ा पहले भी कॉल्स दे चुके हैं और काफ़ी दफ़ा इसके अपने बड़े डिटेल से फंडामेंटल्स भी डिस्कस किए हैं। आज फिर कर लेते हैं, कोई ख़ास चेंजेस आई हैं इस कंपनी में? अच्छा, खास चेंजेस थोड़ी सी आप कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको पता है कि जीजीएल वाज योर टॉप पिक एज वेल, जो हमने 2024 में दी थी। अब तक जो है 100% से ज्यादा ये परफॉर्मेंस एक साल में कर चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो KSE 100 ने जहाँ 70% परफॉर्म किया है, जीजीएल ने तकरीबन डबल से ज्यादा परफॉर्म कर गया, विच इज अ वेरी गुड साइन के फंडामेंटली ऐसी कंपनीज या टेक्निकली कंपनीज ऐसी बता भी दें जो बेहतरीन परफॉर्म करें, ये बहुत रेयर होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ में देखें 2024 से लेके अब तक 2025 तक एक मेजर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि रेवेन्यू इसका इंक्रीज हुआ है 25% यहाँ पे आपको रेवेन्यू इंक्रीज नजर आ रहा है। टीटीएम में भी ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1.48 से ये एक बहुत शार्प जंप इसको नजर आई कि तकरीबन 9 तक इसकी ईपीएस बढ़ गई है, और यहाँ पे अभी जो है वो 9.28 आ रही है। इसकी भी एक रीजन है जिसकी मैं आगे जाके थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये वन टाइम एक इनको बेनिफिट हुआ था, वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। डेब्ट टू इक्विटी अगर आप यहाँ पे देखें तकरीबन ये 95 के बाद इसकी डेब्ट टू इक्विटी है। और ये चीज आपको जेन में रखना है, ये गनी ग्रुप का जो ये जीजीएल आप शेयर देख रहे हैं, इट्स अ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। होल्डिंग कंपनी में क्या होता है कि आपकी जो बाकी कंपनीज के जो सेल्स वगैरह आ रही होती है, उसके जो डिविडेंड्स वगैरह दिए जाते हैं, वो सारे इनके यहाँ पे शो भी हो रहे हैं। और अगर उस चीज पे बात की जाए तो रिसेंटली जो इसकी परफॉर्मेंस इतनी शार्प ऊपर नजर आ रही है, वो अदर इनकम के अंदर इनका एक बार्गेन परचेज गेन था। वो GCWL अगर आपने देखें तो कुछ अर्सा पहले एक्विजिशन भी हुई थी, तो इन्होंने उसको एक्विजिशन के बाद इनके पास जो है 55% इसकी एक्विजिशन शो हुई, जिसकी वजह से अदर इनकम इनकी बहुत शार्पली इंक्रीज हुई थी, जिसकी वजह से आपको स्टॉक की प्राइस भी काफी ऊपर जाती हुई नजर आई थी। अच्छा, बाकी जो है इनके कुछ कंपनी जो है थोड़े से अभी हल्के फुल्के उनके लॉसेस वगैरह साइड, लॉसेस तो नहीं कहेंगे, थोड़ी सी अर्निंग्स डिक्रीज कर रही हैं। जैसे GGL यहाँ पे अगर आप देखो तो रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर के अंदर 0.4 से 0.33 0.24 थोड़ा सा हल्का सा नीचे गिरा है। तो इसी तरीके से GCWL के भी थोड़े से जो प्रॉफिट्स हैं वो निस्बतन कम हुए हैं, लेकिन ऑल्दो 9 के पास इसकी प्राइस अर्निंग्स है, और आप शेयर की प्राइस देखेंगे तो 30s में अगर आप चल रही है तो स्टिल इट्स वेरी चीप।
और आगे जाके भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी बेहतरी आएगी। यहाँ पे अगर आप देखें, ये ट्रिपल जीएल का आपको बता रहा हूँ 1.25 से तकरीबन 1.11 आया, ठीक है। अब ये सारे जो फैक्टर्स हैं आपको पता होना चाहिए कि बाकी कंपनीज है, ये ट्रिपल जीएल हो गया या जीसीआईएल हो गया, जो उनकी जो अपने बिजनेस हैं उसमें ग्रोथ वो कर रहे हैं, रेवेन्यू अच्छी आ रहे हैं ये, लेकिन प्रॉफिट में हल्की फुल्की सी थोड़ा सा मार्जिन कम हुए हैं, थोड़ा सा फाइनेंसिस की वजह से हल्के फुल्के थोड़े से वहां से कम हुए, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको रिट्रेस ये करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जितनी ये डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, जितने आगे काम कर रहे हैं, जैसे ट्रिपल जीएल जो है वो काफी ज्यादा एम्पल्स एंड वायल्स के ऊपर मैंने लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, लंबा हो जाएगा लेकिन काफी ज्यादा मैंने वो भी चीज आपको बताई। जीसीआईएल अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा काम करते हैं, लार्जेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 275 टन पर डे के ऊपर इन्होंने नया कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं। तो उससे आप देख रहे हो कि ये, और एक एग्रीमेंट भी ईपीसीएल के साथ इन्होंने 15 ईयर्स का किया है। सो हर कंपनी जो है इनकी ऑलरेडी कोई ना कोई डेवलपमेंट्स कर रही है, कोई ना कोई प्रोडक्शन कर रही है, तो उसकी बेस के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट इनका लास्ट भी आएगा। दूसरी चीज ये कि 18 आई थिंक नवंबर को इनकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग भी होने वाली है। सो वहां पे एक आध वीक के बाद बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स करने वाले हैं। सो मुझे तो लगता है काफी हद तक अच्छी कंपनी है, लेकिन थोड़ा सा लॉसेस नहीं, अर्निंग्स कम होने की वजह से थोड़ी बहुत नीचे आई हुई है, लेकिन आगे इंशाल्लाह सस्टेन कर जाएगी। जी, बैक टू फ्रांस। सही, ग्रेट। अच्छा, इसके बाद है हमारा ट्रीट, और ट्रीट को भी हम सेम पैटर्न पे ही ट्रेड करेंगे, जहाँ पे एक बहुत अच्छी हमने रैली देखी जो परफॉर्म कर दी हुई 15.41 से 35, ऑलमोस्ट 200% की गेंस इस पूरे साल में। और अब यहाँ पे हायर हाई बनाने के बाद हायर लो इसने 30.68 पे अभी डिफाइन कर रहा है। सो ये जब भी नीचे मिलता है अभी 31, 30.5, यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करें और फिर आए करें कि 35 के करीब जाएगा, और एक अच्छे ट्रेंड में है स्टिल। और हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें ये टॉप है भी जो इसने हाई लगाया हुआ है 35.94 का, सो एटलीस्ट उसके करीब लोअर हाई बनाने ये ज़रूर जाएगा। सो स्टिल पोटेंशियल है इसमें, बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी एंड देन आई फॉर द टारगेट्स ऑफ 35 रुपीज़। ट्रेड में हमारा क्या चल रहा है, फंडामेंटल्स इसके इम्प्रूव हुए हैं, और अभी नई रिसेंट जो इसकी रिजल्ट्स थे वो कैसे रहे? अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मेरे इस टाइम पे जो लास्ट इन्वेस्टर जीनी मॉडल में हर कोई 1-2 महीने बाद इसको रन करता हूँ। मेरे पास ये टॉप जो कंपनीज है, टॉप 10% में कंपनी आ गई है। उसके बाद अगर आप इसकी परफॉर्मेंस रिसेंटली देखेंगे, बहुत बेहतरीन चल रही है। 1 ईयर में तकरीबन 82% परफॉर्मेंस है। एक महीने में 10% इसने परफॉर्मेंस दी है। पिछले 3 मंथ्स के अंदर 42% की परफॉर्मेंस है। ये तभी होती है जब मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि ऐसी कंपनीज तलाश करें जो टर्न अराउंड कर रही हैं, जिनके लॉसेस से अब ये प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, रेवेन्यू जो है इनका तकरीबन ज्यादा नहीं बढ़ा, 5 to 6% ये मजीद बढ़ा है। लेकिन जो मेजर चीज हुई है, अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो 2024 से अब ये तकरीबन लॉसेस में थी कंपनी, अब ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है, और इनके पास थोड़ी सी डिमांड भी चीजों की क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो ओवरऑल अब इसकी परफॉर्मेंस काफी हद तक बेहतर नजर आ रही है। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी अभी भी इसका ज्यादा है, प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन जो ये टर्न अराउंड किया है इस कंपनी ने, ये काफी हद तक इसमें बेहतरी नजर आ रही है। ऑलरेडी मैंने अभी मैक्रो इकोनॉमिस्ट बताते हुए बताया था कि ये थोड़ी सी डेवलपमेंट्स वगैरह भी कर रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने 430 मिलियन रुपीज के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनका अप्रूव हुआ है। हाइजीन रेजर सेगमेंट के अंदर ये थोड़ा सा एक सेगमेंट है जो ये लग रहा है कि इनको लग रहा है कि काफी हद तक बेहतर परफॉर्म करेगा। इसके अलावा इनसाइडर बाइंग बहुत ज्यादा हो रही है। इनसाइडर बाइंग को आप यहाँ पे भी नीचे आके चेक कर सकते हैं, सरमाया की वेबसाइट के ऊपर भी आप इनसाइडर बाइंग यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, सीनियर मैनेजमेंट जो है वो काफी हद तक यहाँ पे बाय भी कर रही है नवंबर के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपकी कंपनी के जो इनसाइडर्स हैं वो काफी हद तक इसमें बेहतरी लग रही है, तो थोड़ा बहुत देख रहे हैं बाइंग करने को। फिर इसके अलावा रेनाकॉन फार्मा के नाम से इनका एक कंपनी है, इसके अंदर इनकी तकरीबन 58% होल्डिंग है। तो ये इन्होंने कमीशन किया है हीमोडायलिसिस सोल्यूशन, ठीक है, और ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये फैसलाबाद में है, जनवरी 2025 में स्टार्ट हो गई हुई थी। मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये इनकी यहाँ से एक्सपोर्ट जो है इस सेगमेंट से बहुत जबरदस्त होने वाली है, खासतौर पे ईस्टर्न यूरोपियन मार्केट्स के अंदर ये टारगेट करें, विच कैन बी वेरी गुड। इसके अलावा जो है बैटरी सेगमेंट को ये देख रहे हैं कि काफी हद तक बेहतरी आएगी। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का काफी ज्यादा जोर आ रहा है, डिमांड भी आ रही है, तो इसका फायदा किसको हो सकता है, इनको भी हो सकता है। और इसकी बेस के ऊपर इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट वगैरह आप देख रहे हैं काफी हद तक नीचे, उससे गाड़ियों की सेल बढ़ेगी, तो अगेन थोड़ी सी बैटरीज की भी सेल इनकी साथ साथ बढ़ सकती है। ठीक है, फिर नेट मीटरिंग अगर आप देखें, पार्क इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है स्विचेस काफी ज्यादा थे, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा कनेक्शन इनका हल्का फुल्का सा बनता है बैटरी से, लेकिन खैर डायरेक्टली नहीं बनेगा। अब बैटरीज के जो मार्केट शेयर की बात की जाए तो ट्रीट की जो बैटरी का जो मार्केट शेयर है वो 19% है
एज कम्पेयर टू अगर एटलस की बात की जाए तो 12% उनका है, एक्साइड का तकरीबन 11% है। सो इसकी बेस के ऊपर आप देखो तो बहुत ज्यादा जो बैटरी सेगमेंट है वो भी इसको कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला है। इसके अलावा जो है इन्होंने एक सेल्स का वेयर हाउसिंग एक इन्होंने यहाँ पे दुबई के अंदर भी एक जगह बनाई है जो कि जिसकी वजह से ये चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट कर सकें मिडल ईस्ट को भी एंड साथ में अफ्रीका रीजन के अंदर भी। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से एक अच्छी चीज है कि अगर कंपनी एक टर्न अराउंड कर रही है तो उसकी बेस के ऊपर ये परफॉर्मेंस दे सकती है। जी बैक टू फ्रांस। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर है, लेकिन आज भी जब भी क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी भी नीचे जाती है, सबसे ज्यादा लॉसेस करने वाला मुल्क सरे फहरिस्त पाकिस्तान है। इससे ये समझ आती है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पैसे बनाने का तरीका भी नहीं पता। सो हम लेकर आ रहे हैं सरमाया के ऊपर क्रिप्टो फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपने अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। सो आज ही सरमाया की ट्रेनिंग लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। सही है। नेक्स्ट पिक है हमारी PIA, पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन, और इसको हम पहले बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने इसके इनिशियल टारगेट्स 24 के बताए थे जब ये 16-17 पे चल रहा था, और उसके बाद फिर हमने जो इसके अल्टीमेट टारगेट्स बताए थे वो 32 के बताए थे, जो इसने जाके हिट कर दिया। राइट नाउ जो इसका सिनेरियो बन रहा है वो अपने हाई से दोबारा से रिट्रेस होता हुआ यहाँ कहीं पर आया है 28 के करीब, जो 38% की रिट्रेसमेंट बनती है। सो इस जगह के ऊपर इसको कंसोलिडेट होना चाहिए। रिमेंबर वन थिंग कि इसका टॉप नहीं है, ये राइड करेगा स्टिल, इसमें ट्रेंड की कंटिन्यूशन रहेगी। यहाँ कहीं पे इस तरीके से कंसोलिडेट हो जैसे अपना ये इसने प्रीवियस हाई 25 का लगाने के बाद ये कुछ अर्सा साइडवेज होकर कंसोलिडेट हुआ और फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट लेग बनाई। सो इस जगह के ऊपर 28, 27, 29 ये बहुत अच्छे लेवल्स हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। और फिर हम आए करें कि यहाँ से फिर उतनी ही रैली आप एक्सपेक्ट करें जो इसने प्रीवियस 2 दफ़ा दी, कि जो इसने 11 रुपये से लेके 25 तक का हाई बनाया, फिर उसके बाद सेम पैटर्न के ऊपर 20 रुपये से लेके 32 का हाई बनाया। सो अगर 28, 29 की इसकी करेक्शंस हैं तो फिर इसकी जो नेक्स्ट टारगेट्स आते हैं वो 40 के आते हैं। सो अगर आप लोगों को याद हो जिस टाइम ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, मैंने ये कहा था आप लोगों से कि इसमें आप अपने टारगेट्स बहुत ऊपर के रखे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें टर्न अराउंड स्टोरी बिल्ड होती है अगर प्राइवेटाइज होता है। अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। सो ओवरऑल स्टिल इसमें ट्रेंड है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नज़र नहीं आई। सो जब भी नीचे आए अच्छे लेवल्स के ऊपर इसको एक्यूमुलेट करें, देन आए फॉर 40 रुपीज़ टारगेट। हमार PIA SCL में अभी क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं अभी तक, कोई अपडेट है प्राइवेटाइजेशन की? बिल्कुल, पहले भी ऑलरेडी हमने इसको कॉल भी दी हुई थी और इसने परफॉर्म भी किया हुआ था। ये एक अच्छी चीज़ होती है कि बुल्स एंड बियर्स में हम टाइमली बता देते हैं कि आप किस तरीके से एक कंपनी को पिक करके उसमें चाहे टेक्निकल की बेस पे या फंडामेंटल्स की बेस पे या कोई भी स्टोरी बैकएंड पे चल रही है तो उसकी बेस के ऊपर ये परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो तकरीबन 7.7% इनका रेवेन्यू फॉल किया हुआ है पिछले साल के निस्बत। ग्रॉस मार्जिन इनका तकरीबन 21% के पास है। EPS अभी भी इनकी नेगेटिव है, यानी कि कंपनी जो है काफी हद तक लॉसेस तो कर रही है, वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। ये लॉसेस जो है पिछले साल जो तकरीबन 91 बिलियन रुपीस के ऊपर थे, अब ये रिड्यूस हो गए तकरीबन 15 बिलियन पे आ गए हैं। और इसकी रीजन ये है कि ये लॉसेस जो है ये लोअर कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो जेट फ्यूल है उसकी प्राइसेस कम हुई है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि ऑयल की प्राइसेस पिछले साल के निस्बत काफी हद तक कम हुई है, तो उसकी बेस के ऊपर थोड़े से इनके मार्जिन वहां पे इंक्रीज हुए हैं। फिर इसके अलावा जो है प्राइवेटाइजेशन का सबको पता है कि ये प्रोसेस चल रहा है। 5 ग्रुप्स ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया था, उसमें से 4 को अगेन गवर्नमेंट ने शॉर्टलिस्ट किया था जुलाई 2025 में। अभी तक जो है इसके ऊपर सिलसिला जारी है, आगे देखते हैं कि क्या क्या सिनेरियो होगा। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो PIA का जो आप ये वाला होल्डिंग कंपनी देख रहे हैं, इसके जो अंडर जो इसकी कंपनीज आती हैं उसमें आपकी PIA इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक कंपनी है, जिसका काम है ये रोजवेल्ट जो होटल है आपका न्यूयॉर्क के अंदर, और इसके अलावा जो स्क्राइब होटल है आपका पेरिस के अंदर, ये वो चीज मैनेज कर रहे होते हैं। वहां से भी जो रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह आ रहा होता है वो भी आपका इसमें कॉन्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। इसके अलावा स्काई रूम्स प्राइवेट लिमिटेड जो है ये भी अगेन एक और कंपनी है जो कि आपकी हॉस्पिटैलिटी सर्वर प्रोवाइडर है, ये भी अगेन PIA के अंडर आती है। एंड साबरे ट्रैवल नेटवर्क जो है ये जो है आपकी टिकटिंग के अंदर जो है एक बहुत बेहतरीन अगेन कंपनी है जो कि इसको चेक कर रही होती है। सो ये 3-4 जो सेगमेंट्स है आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्टॉक आप देख रहे हैं तो बैकएंड पे क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं। जी बैक टू फ्रांस। जी, हमारा मेरे ख्याल में ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस कर लेते हैं और डॉलर इंडेक्स से शुरू करते हैं। डॉलर इंडेक्स पे हमने लास्ट वीक और उससे पहले भी बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस थी 100 से प्लस की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उस पर हमने देखा रिजेक्शन आई और फिर वहाँ से फॉल करता हुआ
अब ये कल इसने थर्सडे वाले दिन अपनी सपोर्ट को टेस्ट करके आज फ्राइडे को बाउंस करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मोस्ट लाइकली इस वाले ट्रेंड का हायर लो लग रहा है, जो बाकी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं होगा, इवन गोल्ड के लिए भी, स्टॉक मार्केट के लिए, क्रिप्टो के लिए, अगर डॉलर यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है और अगर ये अपने इन 100 के टारगेट्स को ब्रेक कर देता है, रेजिस्टेंस को, तो फिर हम इसमें फर्दर रैली और फिर दूसरी चीज़ों में बेयरिश ट्रेंड्स को देखा जा सकता है। सो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स राइट नाउ बाउंस होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टिल हमारे ये जो रेजिस्टेंस है 100 पॉइंट समथिंग की, इसको जाके फिर से टेस्ट कर सकता है। सो अगर डॉलर इंडेक्स आपका बुलिश हो रहा है और डेटा नहीं आ रहा है इसका, तो फिर इसका ये मतलब है कि बाकी चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रगल करेंगी। अभी हमारे इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। हमारा डॉलर डेटा तो नहीं आया, लेकिन चार्ट्स के ऊपर दोबारा से अपनी सपोर्ट से बाउंस करता हुआ नज़र आ रहा है। सो आपको क्या लगता है कि डॉलर स्टिल जो हमने बॉटम बताया था सितंबर में और उसके बाद से राइट रैली ही कर रहा है, सो आपको लग रहा है कि कंटिन्यूशन रहेगी इसकी जब से शट डाउन हुआ है? अच्छा, देखें, जब शटडाउन होता है तो एक पैनिक सा मच जाता है पूरी दुनिया के अंदर कि आपका जो सिनेरियो है वो डाटा रिलीज नहीं होगा। डाटा रिलीज होते होते जब टाइम आता है तो वो एकदम से पता लगता है कि भाई इस दफा जो है नहीं, ये डाटा रिलीज होने वाला और ये नेक्स्ट मंथ के अंदर ये दोबारा रिलीज होगा। जैसे कि सीपीआई पीपीआई का डाटा हमारा थर्सडे को रिलीज होना था, लेकिन हुआ ये कि वो भी अगले मंथ पे हुआ। हालांकि पिछले मंथ का ये डाटा रिलीज हुआ था, उसकी बेस के ऊपर आप देखें थोड़ा सा हल्का सा पैनिक सा मार्केट में आया, तो आपकी स्टॉक मार्केट थोड़ी सी नीचे आई थी। उसकी बेस के ऊपर डॉलर इंडेक्स जो है वो एक सेफ हेवन कहलाता है, यानी कि जैपनीज येन, स्विट्जरलैंड करेंसी एंड डॉलर, ये आपके सेफ करेंसीज होती है, सेफ हेवन करेंसी कहलाती है। तो इन्होंने काफी जबरदस्त जंप किया। ठीक है, अच्छा, मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेता हूँ। ये हमने नई डैशबोर्ड भी, हमारा फॉरेक्स फंडामेंटल्स का जो मैं कोर्स है, मैं उसमें सारी चीजें यहाँ पे बड़े डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बताई थी जिसमें मैं ये कह रहा था कि हो सकता है कि आपकी क्रिसमस रैली आगे आएगी, और मुझे लग रहा है यूएस शटडाउन जो है वो आपका जब खत्म होगा तो उसकी बेस के ऊपर थोड़ी सी बेहतरी आएगी। अब यूएस शटडाउन आगे ये कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है, तो उस पर हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ग्लोबल जीडीपी एंड ग्लोबल लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स, मैं इसके ऊपर काफी हद तक डिटेल में डिस्कस करता रहा हूँ कि ये जब भी आपकी ये थोड़े से नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, तो तब जाके आपकी जो मार्केट्स हैं वो तो आपकी कुछ अरसे बाद, 3-4 महीने के बाद ये नीचे जा रही होती है। अगर रिसेंटली भी अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा ऊपर है, आपका जो लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स है, ये डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया था, आप वीडियो में जाके देख भी सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे डेटा पे आए तो ये अगेन हमने यहाँ पे इसको बना दिया है, और आप यहाँ पे आके इस लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स को अगर आप देखोगे, सो दीज आर लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स। यहाँ पे इंडिकेटर्स आप देखें, सारों के ग्लोबल लीडिंग इंडेक्स को मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है। जो नंबर्स हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ग्राफ अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा आपको। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रिसेंटली 183, फिर 180, फिर ऑल द वे 195 पे आपके लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स जो लेटेस्ट आपके अभी तक आ रहे हैं वो काफी हद तक इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि अभी यूएस के थोड़े से नीचे डिक्लाइन पे हैं, तो आपकी इसके वजह से स्टॉक मार्केट आपको नीचे नजर आ रही है कि थोड़ी सी नीचे गिर रही है। लेकिन आप बाकी कंट्रीज को इसके हिसाब से देखो, 90 से देखें, यूके का तकरीबन 88 था जो कि पिछले महीने 86 था, अब इस दफा 88 हुआ है। इसी वजह से अगर आप देखें पाउंड यूएसडी के अंदर एकदम से आपको शार्प ही नजर आया। इसके अलावा आप देखें स्विट्जरलैंड का काफी हद तक ऊपर जा रहा है, तो यूएसडी सीएचएफ को अगर आप खोल के देखेंगे बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। फिर आप न्यूजीलैंड को देखें, न्यूजीलैंड डॉलर के अगर आप देखेंगे, ये आपके जो लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स है ये काफी हद तक बेहतर जा रहे हैं। सो काफी हद तक चीजों को सिर्फ इस तरह नहीं देखना होता कि आप अमेरिका के देख रहे हैं मार्केट को देखते जाओ और उसकी बेस पे बात करें। पीछे फंडामेंटल्स की रीजन को समझें कि जब तक वो नंबर्स इंप्रूव कर रहे हैं फिर तो इतना मसला नहीं है, लेकिन हाँ अगर नीचे जाएंगे फिर हम थोड़ा सा देखते रहेंगे। और अगर यही चीज अगर आप यहाँ पे आ जाओ यूएस डॉलर के अंदर, आप अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारे न्यू ऑर्डर्स हैं, यानी कि न्यू ऑर्डर्स का मतलब होता है कि आपको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं एज अ कंपनी। ठीक है, अब रिसेंटली अगर आप देखेंगे पूरा ग्राफ, अगर आप देखो अप्रैल ऑनवर्ड्स, ये 2002 से हम ये डाटा रिलीज कर रहे हैं, और रिसेंटली थोड़ा सा पास ला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये रिसेंटली न्यू ऑर्डर्स वगैरह भी थोड़े से आपके बढ़े हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप पीएमआई पे आ जाओ, आईएसएम को अगर आप देखना चाहेंगे, तो आईएसएम जो है ये रिसेंटली थोड़ा सा आपका जो नीचे आया है, जो थोड़ा सा कंसर्निंग है कि ये थोड़ा सा नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर एंड जो आपके नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो काफी आपका अच्छा है, एनएमआई इसको कहते हैं। नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगर लेटेस्ट भी आया वो भी थोड़ा सा आपका यहाँ पे ऊपर आया, तो उसकी बेस पे भी आप अंदाजा कर सकते हो कि थोड़े से हालात इतने बुरे भी नहीं है कि जितना हमें नजर आ रहा है। लेकिन ये अगर थोड़े से नीचे आएंगे तो देयर इज अ लिटिल बिट कंसर्न फॉर अस। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमारी, आप देखोगे स्टॉक मार्केट दोबारा से हो सकता है यहाँ से रिवाइव कर जाए। सो दीज आर ऑल द फंडामेंटल रीजंस जो मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में
जब तक डाटा मेरे एंड पे रिलीज नहीं होगा तो मैं कुछ फाइनली इसका कह नहीं सकता। एक काम हम ये कर सकते हैं कि थोड़े से सीजनल्स को यहाँ पे देख लेते हैं। सो दिस इज डॉलर इंडेक्स का सीजनल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वैसे नवंबर ऑल द वे बहुत स्ट्रांग ऊपर होता है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे जब जैसे ये नवंबर स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर का एंड स्टार्ट हुआ था, डॉलर बहुत तेजी से ऊपर गया था और नवंबर के एंड में थोड़ा सा नीचे आता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं और इसी के बेस पे आपकी जो स्टॉक मार्केट वगैरह है ये भी काफी इस तरह परफॉर्म करेंगे। जी फरासी, काफी डिटेल में मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया कि ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर हों कि इकोनॉमी को हमने देखना किस तरीके से। जी बिल्कुल सही अमार। अच्छा, आज जो पेयर हम डिस्कस करेंगे या मैं जो टेक्निकली देख रहा हूँ वो USD JPY है, US डॉलर जापानीज येन। इसके ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है और लग ऐसे ही रहा है कि ये जो इसने हाई लो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ये वाला जो आपका बन रहा है 152.847, तो ये काफ़ी दूर है। सो इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम क्या कहते हैं आई कर सकते हैं कि फर्दर नीचे जाएगा। सो जो लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करना चाह रहे हैं उनके लिए ये है कि जैसे ही ये आपके इन लेवल्स को ब्रेक करे जो 154.133 के हैं, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हम कहेंगे कि सेल बिलो, इससे नीचे सेल स्टॉप लगाएं या ये जैसे ही ब्रेक होता है 154.13 और इसकी जो SL होगी वो तकरीबन 155.1 का है। सो तकरीबन आपका 100 पिप्स ऊपर, सो 100 पिप्स नीचे की तरफ आप आए करेंगे 153.2 के करीब के आपके ये इन टारगेट्स को जाके हिट करें। सो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये वाला जो सेल स्टॉप ब्रेक करेगा, मतलब ये लेवल जो ब्रेक होगा उसके बाद हम शॉर्टर साइड के ऊपर चले जाएंगे, यानी कि हम US डॉलर को सेल करेंगे और जापानीज येन को बाय करने की कोशिश करेंगे। अमार, आपको लग रहा है कि जापानीज येन थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है एज कम्पेयर टू US डॉलर? अच्छा देखिए, जैपनीज येन अगेन सेफ हेवन करेंसी है और जब आपके दुनिया के हालात थोड़े से बुरे होते हैं तो फिर जैपनीज येन के अंदर थोड़ी सी पावर आ जाती है। मुझे लग रहा है स्विट्जरलैंड करेंसी कैन बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो अगर आप देखेंगे तो उसके सीजनल्स नवंबर के एंड से बहुत स्ट्रांग होते हैं, डॉलर के बिल्कुल ऑपोजिट चलता है। तो मुझे लगता है कि USD CHF के ऊपर अगर आप ट्रेड को ज्यादा बेहतर देख लेते हो तो मुझे उसमें थोड़ी सी बेहतरी नजर आ रही है कि वहां पे कुछ बेहतरी हो सकती है। सो बट USD JPY जापानीज येन के ऊपर देखा जाए फंडामेंटली जो है वो जापानीज येन काफी हद तक स्ट्रांग है, लेकिन जो उसके जो सेंट्रल बैंक की जो टोन थी कुछ अर्सा पहले काफी हद तक डोविश हो चुकी हुई थी कि वो ये कह रहे थे कि हम बहुत ज्यादा जो है प्रिंटिंग ऑफ मनी के ऊपर जाएंगे, जिसकी वजह से जापानीज येन को एक्चुअली में वीक होना चाहिए। लेकिन अगेन आगे आने वाले वक्त के अंदर क्या क्या सिनेरियो बनता है वो हम थोड़े से देखेंगे। फंडामेंटली तो थोड़ा से बेहतर हैं हालात जापानीज येन के, लेकिन पिछले एक महीने से थोड़े से उसके अंदर लूज हैं। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि जापानीज येन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सही है। अच्छा, अगर हम US डॉलर स्विस फ्रैंक की बात करें तो बिल्कुल ये बहुत बेहतरीन तरीके से ड्रॉप होता हुआ नज़र आ रहा है, बेयरिश, यानी कि स्विस फ्रैंक स्ट्रांग हो रहा है, US डॉलर वीक हो रहा है। यहाँ पे 4 आवर के ऊपर कोई ऐसे बुलिश डाइवर्जेंस भी नहीं आई, तो इसका ये मतलब है कि जब भी ये बाउंस करे लोअर हाई के करीब, यहाँ कहीं आए जैसे 0.79654 पर आए, यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम आए करें कि ये अपने इन टारगेट्स को जाके बीट करे जो इसने यहाँ पे अपना बनाया हुआ है 0.78850 को। सो SL इस केस के ऊपर हम रख सकते हैं 0.7994954। सो अब बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल्स के ऊपर स्विस फ्रैंक ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो चार्ट्स पे भी वैसे ही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे US डॉलर बेयरिश है अगेंस्ट स्विस फ्रैंक। सो जब भी ये बाउंस करे ये वाला पेयर, यानी कि US डॉलर में थोड़ा सा बाउंस आए, सो इस पेयर को शॉर्ट हम कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 0.800 राउंड फिगर के करीब। सो हमारा ये है। इसके बाद फिर हम गोल्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड में हमारा जो था जो हम आए कर रहे थे अपने टारगेट्स को, वो ऑलमोस्ट जाके हिट हो गया। 4250 का था फर्स्ट टारगेट हमारा, 4140 का था और उसके बाद हम आए कर रहे थे 4244 का हाई लगा था। राइट नाउ मैं थोड़ा सा रिलेक्टेंट हूँगा गोल्ड में। अब ये यहाँ से कहीं ना कहीं साइडवेज एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। रिमेंबर वन थिंग, लास्ट वीक मैंने कहा था कि ये इस वीक में हम वॉलेटिलिटी देखेंगे और वो हमने देखी, जो ये बढ़ता हुआ 3980 या 4000 से बढ़ता हुआ 4240 के करीब चला गया। सो एक बहुत अच्छी रैली थी। उसके बाद अब यहाँ पे ये इसको इस रेंज के अंदर कहीं पे रहना चाहिए, जो रेंज इसकी 4040 के करीब 4040 से लेके डिफाइन करेगा 4150 के करीब। इस $100 के अंदर ये ट्रेड करता रहे, कंसोलिडेट हो एंड देन फिर आगे की डायरेक्शन कंसोलिडेशन के बाद सेट करे। सो मेरे लिए फ़िलहाल जो बाय और डिप वाली स्ट्रैटेजी थी गोल्ड के ऊपर और जो उसके टारगेट्स थे वो हिट हो गए हैं।
फ़िलहाल मैं इंतज़ार करूँगा, कुछ दिन इस पे देखूँगा कि नेक्स्ट इसके पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग जिन लोगों के पास फिजिकल गोल्ड है वो इसको होल्ड ही रखें। लॉन्ग रन में ये डेफिनेटली बुलिश हो जाएगा और जाके अपने हाइस को भी ब्रेक कर देगा, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं फ़िलहाल अभी इस पर कोई ट्रेड पिक नहीं करूँगा। सो ओवरऑल गोल्ड पे मैं थोड़ा अभी इंतज़ार करते हैं, साइडवेज रहते हैं। हमारा डेटा तो आपके पास डेफिनेटली नहीं आया होगा, तो सीजनल्स के ऊपर गोल्ड अभी आपको नवंबर दिसंबर में क्या नज़र आ रहा है? अच्छा, गोल्ड के ऊपर हम बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से सिल्वर को भी साथ साथ हम थोड़ा टच कर लेते हैं। अगर मेटल्स के ऊपर आ जाएं तो सारे मेटल्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे, कॉपर जो है उसके सीजनल्स बिल्कुल 15 नवंबर से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा जो है गोल्ड के अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा दोनों को अगर देखा जाए तो ये आप कह सकते हो कि 15 से ऑनवर्ड्स थोड़े से ये स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने लास्ट टाइम जो अमार कॉल्स है मैं उसमें इसकी कॉल नहीं दी थी, क्योंकि लास्ट टाइम ये नीचे आ रहा था। मुझे लग रहा था कि फंडामेंटली थोड़ी सी इसके अंदर बेहतरी आ सकती है, क्योंकि अगर डॉलर का डाटा आपका सीपीआई पीपीआई का नहीं आएगा तो उसकी बेस के ऊपर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है। ठीक है, अगर प्लैटिनम को देखेंगे ये भी काफी हद तक ऊपर आ रहा है। और लास्ट जो है अगर आप सिल्वर को देखोगे तो ये सिल्वर कुछ अरसे बाद, यानी कि आप 15 को नहीं कहेंगे, कोई 20th के पास पास एक खास इसके अंदर जंप नजर आती है। सो ये जब तक आपके मार्केट्स के अंदर अनसर्टेनिटी रहती है उसकी बेस के ऊपर आप देख रहे होते हैं कि गोल्ड के अंदर परफॉर्मेंस आप लोगों को नजर आएगी। सो दिस इज व्हाट इज करंटली हैपनिंग इन गोल्ड फॉर द टाइम बीइंग। और अगेन बैक टू फराज, आप अपने एंड पे बाकी वो डिस्कस करना जी। सही, हम नैस्डैक को डिस्कस कर लेते हैं। और नैस 100 के ऊपर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो सपोर्ट थी यहाँ पे हमने डिफ़ाइन की हुई थी 25,140 के करीब, और जो नेक्स्ट सपोर्ट थी हमारी वो 24,600 के करीब थी, जो हमने एसएल के तौर पे डिफ़ाइन किया था इसको। राइट नाउ वो जो मंडे को जब मार्केट ओपन हुई थी उसको टेस्ट करने के बाद फ्राइडे को ये बढ़ना शुरू हो गया। तो वी शेप रिकवरी थी, जो न्यूज़ आई थी कि आपकी शट डाउन ख़त्म हो रहा है और मार्केट्स वहाँ से परफॉर्म करना शुरू हो गई। लेकिन कल से फिर हमने देखा कि रेजिस्टेंस से जो है वो 25,700 की रेजिस्टेंस से ही नास्डैक जो है फिर ड्रॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। सो मेरे ख्याल में ये अभी स्ट्रगल करेगा। ये जो इससे हाइज नहीं डिफाइन हो रहे और ये बार बार रेजिस्टेंस के ऊपर हम देख रहे हैं कि सेलिंग आ रही है। सो मुझे लग रहा है ये 24,600 को भी ब्रेक करेगा। फिर जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट आती है वो यहाँ कहीं पे 24,000 के करीब आती है। सो हम इस वीक मुझे लग रहा है कि अगर ये यहाँ पे आता है 24,000 या 4,200 इस जोन के अंदर आता है, तो वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई डाइवर्जेंस बने, कंसोलिडेशन हो, एंड देन दोबारा से हम बाउंस करें। एक्सपेक्ट करें कि दोबारा से अपने हाइस को 26,200 को जाके टेस्ट करें। रिमेंबर वन थिंग जो मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी सिंगल टॉप नहीं होता। सो ये जो 30 अक्टूबर का हाई लगा हुआ है 26,000 का, ये सिंगल टॉप की शक्ल यहाँ पे बनाई हुई है। जब भी ये रिट्रेस होगा, करेक्ट होगा, यहाँ से बाउंस ज़रूरी है लोअर हाई का, जो जाके 25,700 800 को एटलीस्ट जाके टेस्ट करे। इसकी परफेक्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको सिल्वर के चार्ट पे दे देता हूँ, जो मैं हमेशा से बोलता हुआ आ रहा था आप लोगों को कि जब ये सिल्वर ड्रॉप हुआ 54 से दोबारा 45 आया, मैं यही कह रहा था कि सिल्वर भी और गोल्ड दोनों बढ़ेंगे, सिंगल टॉप नहीं होता। यहाँ पे देखिएगा ये बॉटम इसने जब अपना हाई लो डिफाइन किया और उसके बाद रैली करता हुआ दोबारा उस हाई को जाके ऑलमोस्ट टेस्ट किया इसने, उसके करीब करीब गया है। सो ये कभी भी जब भी टॉप की डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, सिंगल टॉप का कोई पैटर्न नहीं होता। डबल टॉप होते हैं, ट्रिपल टॉप्स होते हैं, या हार्मोनिक्स के रिवर्सल्स पैटर्न्स होते हैं। वो हमेशा से या तो लोअर हाई डिफाइन करते हैं या अपने प्रीवियस ब्रेक हाई को ब्रेक करने के बाद फॉल्स ब्रेकआउट एंड देन दोबारा नीचे की तरफ आते हैं। सो ये सिर्फ इस जुमले को अगर समझ लेना कि सिंगल टॉप नहीं है और यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड है, सो काफ़ी हद तक आप लोग बहुत पैसे बना सकते हैं। सो नैस 100 के ऊपर यहाँ पे जो आपका चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का, इस पर भी सिंगल आपका हाई बना हुआ है, जो इसने प्रीवियस हाई लो है वो ब्रेक नहीं किया हुआ। ऑल्दो इसके ऊपर डाइवर्जेंस आ गई है, लेकिन हम स्टिल ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से बाउंस है लोअर हाई के करीब। सो जब भी अभी अच्छी करेक्शंस में नीचे मिलता है, जैसे अभी हमने डिफाइन किया कि ये अब आज भी ये प्रेशर में ही नज़र आ रहा है और सपोर्ट ब्रेक होती हुई लग रही है। सो 24,200 24,000 का जो रीजन है, ये इस रीजन से हम एक अच्छा सा एक रिवर्सल एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। अमार, फर्दर आपने कुछ कहना है नैस्डैक के बारे में या ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स के बारे में? अच्छा, ऑलरेडी मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया वेबसाइट पे कि आपके लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स जो हैं वो यूएस के थोड़े से नीचे जा रहे हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज के जो हैं वो थोड़े से ऊपर हैं। सो जब तक डाटा रिलीज नहीं होता, अगेन हमारे एंड पे जब तक ये चीज़ें क्लियरफाई नहीं होंगी तो हम एक डायरेक्शन ऑलरेडी बता नहीं सकते।
लेकिन जब तक मैंने आपको ऑलरेडी एक अगेन मैं बता देता हूँ कि लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स आपके जब नीचे आते हैं उसके कुछ अरसे बाद जो है स्टॉक मार्केट्स आपके नीचे आती हैं। हिस्टोरिकली हमेशा से ऐसे ही चलता आ रहा है और उम्मीद भी यही है कि डाटा के ऊपर ही मार्केट्स परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है जी। सही है, मेरे ख्याल में अब क्रिप्टो को कवर करते हैं और सलमान को इनवाइट करते हैं अपने शो में। जी बिल्कुल। सो सलमान इज हियर। पहले सलमान आप बताओ कैसे हो और उसके बाद फिर आप क्रिप्टो के ऊपर भी अपनी टॉपिक्स बताओ। जी अमर भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलते हैं हम क्रिप्टो की तरफ। आज 3 हमारे पास प्रोजेक्ट्स होंगे फंडामेंटल्स की बेसिस पर, और उनको हम डिस्कस करेंगे। और उसमें थोड़ा-सा आज हम एक डिफरेंट सिनेरियो डिस्कस करेंगे। ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से 2 मेन प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो फेयरली न्यू है और एक डिफरेंट, थोड़ा-सा बाकी जो 2 हैं वो थोड़े से पुराने हैं हमारे पास। लेकिन हम इसको एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है, ये है प्लैंक नेटवर्क के नाम से। और ये कल ही जो 13th ऑफ नवंबर डेट थी, उसके अंदर उस पे ये लॉन्च हुआ है। इसका टीजीई इवेंट था, जिसे टोकन जनरेशन इवेंट कहा जाता है। उससे पहले इसकी जो फंड रेजिंग सारी चल रही थी, वो स्टार्ट हो रही थी। अब ये प्रोजेक्ट करता क्या है, ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है, इसके यूज़ केसेस। क्योंकि क्रिप्टो को लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी तक यही देखते हैं कि सिर्फ़ आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें से पैसा बना सकते हैं। बट अगर आप प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं फंडामेंटली, अगर आप उनको देखते हैं, तो वो आपकी लाइफ को भी बेहतर कर सकते हैं। वो किस तरह से कि अगर आप कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ना सिर्फ सिर्फ कॉइन्स की बाइंग और सेलिंग होती है, बल्कि बैक एंड पे आप उन कंपनीज़ को, उन प्रोजेक्ट्स को यूज़ भी कर सकते हैं। तो जैसे प्लैंक नेटवर्क उनमें से एक है। ये हमारे पास लेयर 0 लेयर 1 पे काम कर रहा होता है। लेयर 1 हम जानते हैं कि जैसा इथेरियम है या बिटकॉइन है या एवलॉन, सोलाना, ये हमारे पास सारे लेयर 1s होते हैं कि जिनके ऊपर आप जाके अपना कोई प्रोजेक्ट बिल्डअप करते हैं। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट जो लेयर ज़ीरोज़ होती हैं, वो हमारे पास ग्राउंड ज़ीरो से बिल्डअप होती हैं। उस पे क्या होता है कि अब जैसे ये है, जैसे नॉर्मल वेब 2 की दुनिया के अंदर हम जानते हैं कि एक विक्स करके एक वेबसाइट है, जहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट्स वगैरह को बना सकते हैं, उसके ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं। सिमिलरली प्लैंक भी वही काम करता है कि अगर आपने अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करनी है, यानी कि अपनी ही चेन लॉन्च करनी है, आप किसी और की ब्लॉकचेन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, सोलाना को नहीं करना चाहते, इथेरियम को नहीं करना चाहते, आप अपना एक कह लें कि एक फैमिली कंपनी बनाना चाह रहे हैं, जैसे फैमिली ऑफिसेज़ होते हैं, उस तरह से अपनी ही लेयर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आप रिसोर्सेज़ को हायर नहीं करना चाह रहे, तो आप इस तरह की जो लेयर ज़ीरोज़ होती हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो प्लैंक नेटवर्क हमारे पास उस तरह से है, और ये एआई की निश में काम करता है, और डीपिन जो कि डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। तो इसकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो मैं आपको अभी इनकी वेबसाइट पे बताता हूँ। और आगे चल के अगर हम इनका रोड मैप देखते हैं, क्योंकि अभी फेयरली न्यू है, इसको 1 दिन हुआ लॉन्च हुए, तो यहाँ पे Q2 के अंदर जो इन्होंने किया वो किया, वो परफॉर्म भी कर लिया। Q4 जो अभी इनका चल रहा है, उसके अंदर इन्होंने अपना मेन नेट लॉन्च करना था, वो अभी इनका टेस्टिंग फेज़ में चल रहा है। और Q1 2026 और फिर Q1 में ही फर्दर इनकी जो चीज़ें आनी हैं। तो रोड मैप इनकी वेबसाइट पे जाके देखा जा सकता है। कुछ इनकी अगर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो अगेन आप वही अपना जीपीयूज़ वगैरह भी कर सकते हैं। और सबसे जो इनकी ज़बरदस्त प्रोडक्ट मुझे अभी तक लगी है, वो ये लगी है कि आपके पास अगर अच्छे ग्राफिक कार्ड्स वाले सिस्टम्स हैं, लैपटॉप्स हैं, या आपके पास डेस्कटॉप्स हैं, या अगर आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, जिसे हम माइनिंग भी कहते हैं क्रिप्टो की दुनिया के अंदर, अगर आप वो करना चाहते हैं, तो आप अपने उन पीसीज़ को, अपने लैपटॉप्स को, डेस्कटॉप्स को आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एनवीडिया का ब्लैकवेल B200 है, और आप इसको डिप्लॉय करते हैं और आप रेंट आउट करते हैं इस वेबसाइट को, तो आपके पास ये आपको रफली उसका जो चार्ज आपको जो पे करेगा, वो $4.39 है पर आवर। यानी कि पर डे रफली ये $105 टू $104 बनता है। यानी कि डेली की बेसिस पे आपको $100 उसकी रेंटल यील्ड आ सकती है। लेकिन इसमें आपने कॉस्ट वगैरह भी निकालनी होती है, अपनी आरओआई पूरी कैलकुलेट करनी होती है। तो इसी तरह यहाँ पे आपको बहुत सारे एनवीडिया की RTX सीरीज़ भी मिल जाएगी, जो गेमर्स होते हैं वो जानते होंगे। लेट्स से अगर आप किसी टाइम पे गेम नहीं खेल रहे हैं और आपका पीसी आइडल पड़ा है, या अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और रात के टाइम अगर आप अपने पीसी को चलता छोड़ के रेंट आउट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो नेटवर्क्स, इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ये खुद से बाइंग नहीं करना चाहते, तो जो मार्केट के अंदर इनको अवेलेबल होता है वहाँ पे। और ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि जिनके पास पैसा है, उनको पता नहीं चल रहा है कि वो ऑनलाइन अगर कोई सी प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि इसमें होता ये है कि आपने जो ग्राफिक कार्ड बाय किया है, वो तो आपके पास ही रहेगा ना। तो अगर वेबसाइट या प्रोजेक्ट कहीं भाग भी जाता है, लेकिन आपकी जो फिजिकल मशीन है वो तो आपके पास है। आप कभी भी उसको मार्केट में जाके, वो ग्राफिक कार्ड्स आपके हमेशा बिक जाते होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आप पड़े रहेंगे और कभी बिकेगा नहीं। तो ये रेंटल लीड्स है, और यही हमारे क्रिप्टो फंडामेंटल्स का जो कोर्स है, उसके अंदर इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम बताते भी हैं, सिखाते भी हैं। तो ये वन ऑफ दोस है। इसके अलावा इनकी जो लैब है, उसके अंदर हम देखते हैं कि फर्दर ये क्या करना चाह रहे हैं। स्टेकिंग लेके आना चाह रहे हैं, डेक्सेस अपने लेके आना चाह रहे हैं, गवर्नेंस टोकन्स लेके आना चाह रहे हैं।
तो ये इनकी थोड़ी सी फ्यूचर की चीज़ें हैं। क्विकली मैं आपको पावर पॉइंट का इनका रिव्यू देता हूँ। जो इनकी टीम है वो मैंने सारी चेक की है। यंग टीम है, कुछ उसके अंदर पुराने भी मार्केट के लोग हैं, तो सारी उसमें से चेक की है। जो मेन इसके अंदर चीज़ है वो इसका जो बैकर है, जो फाउंडर है, वो यूएसडीटी का जो फाउंडर है ब्रॉक पियर्स, वो है जो इस प्रोजेक्ट का मेन लीड है बैक एंड पे। और इसके अलावा हमारे पास स्कॉट वॉकर है। तो यूएसडीटी के बारे में तो हर कोई इंसान क्रिप्टो वाला जानता होगा। तो ब्रॉक पियर्स जो हैं यूएसडीटी के फाउंडर्स में से, वो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स की जैसे अभी हमने बात की, इनकी सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी हैं और हार्डवेयर सर्विसेज में हमारे पास जीपीयूज इनके आते हैं। तो टोकोनॉमिक्स कुछ हमारे पास इस तरह के हैं, टोटल सप्लाई और इनिशियल मार्केट कैपिटल क्योंकि अभी नया है और इसके कुछ अनलॉक्स भी आगे चल कर आएंगे, बट वो टेक्निकली फराज भाई हमारी हेल्प करेंगे किस तरह से हम उसके अंदर पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हैं। बट इसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं, इसको एज अ यूज केस और पैसिव इनकम की स्ट्रीम के तौर पर भी हम बिल्कुल देख सकते हैं। टीजीई जो इनका रिसेंटली हुआ है वो 0.05 की प्राइस पर हुआ है और अभी थोड़ी सी प्राइस शायद थोड़ी सी इससे ऊपर ही चल रही होगी। तो जिन्होंने टीजीई इवेंट पे, यानी कि जब टोकन जनरेशन इवेंट हुआ तो उस पर बाइंग की, उन्होंने 0.05 पे इसकी बाइंग की। और अभी जो भी प्राइस चल रही है, ऊपर हो या नीचे हो, तो अगर ऊपर होगी तो वो लोग अपनी पोजीशंस को कैश आउट भी इसके अंदर कर सकते हैं। कोड की और वेबसाइट की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ए रेटिंग आई है, जो कि फेयरली ठीक है, 80 से ऊपर है और ए स्टार आ रहा है तो ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ऐसा कोई इशू नहीं है। फर्दर अगर कम्युनिटी मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं है, लॉन्च हुए भी एक दिन हुआ है और ट्विटर की फॉलोइंग अभी इनकी बढ़ रही है, नियरली 60,000 इनके फॉलोअर्स हैं और बाकी टेलीग्राम पे भी इनके यूज़र्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। जी फराज भाई, टेक्निकली वैसे तो शायद इसमें कुछ नहीं होगा इतना ज़्यादा, लेकिन अगेन फिर भी अगर आप हेल्प कर सकते। नहीं सलमान, इस पे कोई डेटा अवेलेबल ही नहीं है चार्ज का। मेरे ख्याल में एक आध महीना चलने दें, फिर 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छी जो है वो पैटर्न समझ आ जाएंगे। फिलहाल इसको रहने देते हैं चार्ज पर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि सलमान ने अपने एंड पे एक फंडामेंटली बताया कि क्रिप्टो का एक प्रोजेक्ट है और इसके अंदर आप अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। ये नहीं होता कि सिर्फ आप अपना कारोबार कर रहे हैं, कारोबार के अंदर अपना जो जिस तरीके से आप अर्निंग्स कर रहे होते हैं, इसी तरीके से ये डिफरेंट अर्निंग्स होती हैं। आप किसी भी और प्रोजेक्ट के अंदर जाके आप एक एज अ थर्ड पार्टी उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो और इससे भी थोड़ा बहुत आप गेन कर सकते हैं। जहाँ पे जिस तरीके से सलमान ने डिटेल में बताया, और अब पूरी दुनिया जो है आपकी क्रिप्टो में इसलिए आ रही है, ब्लॉकचेन में इसलिए आ रही है कि ये प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले जमाने में नई टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है। इसमें स्पेसिफिकली आप कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटली आप देख रहे हो कि कितना बेहतरी है इसके अंदर। और ये खुद आप, मेरे ख्याल से आपको ये कोर्स लाजमी थोड़ा सा देखना चाहिए, इसमें देखनी चाहिए कि क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज आप लोग तलाश कर सकते हो। इवन फ्रॉम, अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो फंडामेंटली कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो आपके बिजनेस के लिए कैन बी, या अर्निंग पैसिव इनकम के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। जी, अगेन आप सलमान सेकंड कोई अगर आपकी पिक है तो उस पर आ जाओ। जी हमारे भाई, जो नेक्स्ट हमारी पिक है, जब हम टेक की बात कर रहे हैं तो बॉन्डेक्स हमारे पास आता है। अब अगेन जैसे प्लैंक हमारे पास है, सिमिलरली बॉन्डेक्स भी उसी एंगल से मैं बात करूंगा कि इसको हम कॉइन की बाइंग या सेलिंग के बारे में फराज भाई हमारी हेल्प करेंगे टेक्निकली। बट मेरा उस पर फोकस नहीं है, मेरा इसमें जो ज़्यादा फोकस थोड़ा सा होगा वो ये होगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, इनका यूज़ केस क्या है, मेरे आपके जैसे इंसान इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। अब ये तो अब अच्छा, ये पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जिस तरह से हमारे पास लिंक्डइन जॉब्स होती हैं या रोजी डॉट पी के, पता नहीं अब वो चलती है या नहीं चलती, जिस जो जॉब हंटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये उसमें से उस तरह का एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास। लेकिन फ़र्क ये है कि वेब3 बेस्ड है, ब्लॉकचेन बेस्ड है और इसके ऊपर जो जॉब्स आ रही होती हैं वो हमारे पास क्रिप्टो से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हों, ट्रेडिंग हो, या वेब डेवलपमेंट जॉब्स वगैरह हों, वो सारी इसके अंदर आ रही होती है और इनके रेफरल प्रोग्राम्स भी होते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और ब्लॉकचेन के इनके ऊपर कोर्सेज़ भी इनके चल रहे होते हैं, वो भी काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके अलावा जो इनके अच्छी चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जैसे मैच मेकिंग वेबसाइट्स होती हैं, वो आप ऐप्स को यूज़ करते हैं, जैसे टिंडर होगी फॉर एग्ज़ाम्पल, वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है कि आप स्वाइप करते हैं लेफ़्ट राइट वगैरह, मैच मेकिंग कर, या मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स आपके पास कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, आप उनको यूज़ करते हैं। उसी की बेसिस पर इन्होंने एआई की बेस पर ये पूरे प्लेटफॉर्म को बिल्डअप किया हुआ है कि आप इनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन के ऊपर और आप अपनी जब प्रोफाइल को इसके अंदर सेट करते हैं तो जिस तरह से वहाँ पे आप स्वाइप इन स्वाइप आउट करते हैं लेफ़्ट राइट पे, इस पे भी आप अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करने की बेसिस पर जॉब्स को हंट कर सकते हैं। और ना सिर्फ हंट कर सकते हैं, अगर आप लेट्स से एचआर बनना चाह रहे हैं, आप एक रिक्रूटर बनना चाह रहे हैं, तो आप एज ए रिक्रूटर भी इसके अंदर अपने आप को पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि आपको
एज अ रिक्रूटर नहीं एंटर होने देते अपने प्लेटफॉर्म में। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ आप जॉब्स को सर्च कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं, बल्कि एज अ रिक्रूटर भी बन सकते हैं। और ना सिर्फ आप रिक्रूटर बन सकते हैं, बल्कि थर्ड एक ऑप्शन है कि आप खुद भी लोगों को यहाँ से जॉब्स पोस्टिंग भी कर सकते हैं। वो तो ऑब्वियसली आपका चल ही रहा होता है। तो इनकी एआई मैच जो मैच मेकिंग है बहुत ज़बरदस्त है। तो जो जॉब्स अगर आप देखना हो तो यहाँ पे आप सारी इनकी दे सकते हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड भी इनकी चल रही होती हैं, और आप सर्टेन फ़िल्टर्स को भी लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आपको, जैसे बाइनेंस की यहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, जीटो लैब्स, ये भी क्रिप्टो में बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा और भी आपको बहुत सारी यहाँ पे क्रिप्टो से रिलेटेड बिटमेक्स है, रिलेटेड भी मिल जाएँगी और नॉन क्रिप्टो भी मिल जाएँगी। अच्छा, इसमें सिर्फ क्रिप्टो में ये नहीं होगा कि आपको क्रिप्टो की अंडरस्टैंडिंग है तो ही। अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड, आपका एचआर का बैकग्राउंड, आपका फाइनेंस का है, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, या आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो आप इसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनका जो सबसे अच्छा मॉडल है, जैसे रिमोटली जॉब्स, आप पाकिस्तान में हैं, आप दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं, तो आप रिमोट पे जाके क्लिक करेंगे तो आप कहीं जहाँ आपके पास इंटरनेट हो और डिवाइस हो, तो आप वहाँ पे अपनी जॉब हंटिंग भी इसके ऊपर कर सकते हैं। फर्दर जो उनका जो बेस्ट फीचर है वो ये है कि बाउंटी प्रोग्राम, यानी कि रेफरल प्रोग्राम्स, जब आप यहाँ पे सर्च पे रेफरल पे क्लिक करेंगे तो आप बाउंटीज़ भी कर सकते हैं। जैसे इसकी बाउंटी अप टू $10,000 की फॉर्म में आपके पास है। आप लोगों को रेफ़र कर सकते हैं। एज़ अ रिक्रूटर अगर आप कर रहे हैं तो आप तब भी रेफ़रल कर सकते हैं। तो ना सिर्फ़ आप रिक्रूटर बन सकते हैं, बल्कि लोगों को रेफ़र भी कर सकते हैं। तो जो लोग भी घर बैठे हैं, ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, तो वो इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर आप डिफरेंट जब यूज़ करेंगे तो फ़िल्टर्स को यहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फ़र्दर इसकी अगर हम स्लाइड्स पे देखते हैं बॉनेक्स की, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये काम क्या करता है। इसकी टीम की बात करते हैं तो मैंने चेक की है, सारे वेरीफाइड हैं हमारे पास। कुछ हमारे पास मुझे को-फाउंडर इसके लिंक्डइन पे नहीं मिले, बट जो मेन हमारे जो सीईओ हैं इनके और जो वीपी हैं, वाइस प्रेज़िडेंट, वो मुझे लिंक्डइन पे उनकी वेरीफाइड प्रोफ़ाइल मिल गई थी। कोड की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी रेटिंग इनकी इतनी ज़बरदस्त नहीं आई है, 77 है, जो कि मेरे लिए एक रेड फ्लैग है इस प्रोजेक्ट के अंदर। एटलीस्ट 1A होनी चाहिए, 80 से ऊपर मार्किंग होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट एंड से ये कोड जो टोकन की सिक्योरिटी है, कि पंप एंड डंप का जो इशू एक तरह से होता है, या हाईली वॉलेटाइल हम कह सकते हैं, तो वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैक्टर है, क्योंकि इसकी ए रेटिंग नहीं है। और अगर हम इसकी कम्युनिटी मैट्रिक्स को देखते हैं, जियोमेट्रिकली कहाँ पे ज़्यादा इसको यूज़ हो रहा है, तो यूज़र बेस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अफ्रीका में और इवन एशिया और यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा इसके एक्टिव यूज़र्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ट्विटर की मॉनिटरिंग भी इनकी ठीक चल रही है, नियरली 4 लाख के ऊपर इनके फॉलोअर्स हैं, नियरली 5 लाख हैं। फंडिंग्स में अगर हम देखते हैं तो एनीमोका ब्रांड्स बहुत बड़ा नाम है, टियर 1 की हमारे पास इन्वेस्टर है। उन्होंने इन्वेस्ट किया है, $4 मिलियन की उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके अंदर, जून 2024 के अंदर की थी। इसके अलावा $6 मिलियन की भी इन्वेस्टमेंट है कॉइन लिस्ट की तरफ से। तो ये भी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस रखते हैं। टोकनॉमिक्स की अगर हम देखते हैं तो वो बहुत बैड है इनकी, क्योंकि अभी इनके जो लॉक्ड टोकन्स हैं वो 52% हैं, यानी कि अभी भी आधी सप्लाई इनकी लॉक है। वो कभी भी अनलॉक हो कभी भी नहीं, मतलब उसकी ऑब्वियसली डेट्स हैं हमारे पास, जो कि यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं। यहाँ पे वो हमारे पास डेट्स आ रही हैं जो कि 3rd ऑफ दिसंबर से हमारे पास अच्छी खासी अनलॉक्स आएंगे। तो ये थोड़ा-सा एक अलार्मिंग हो सकता है, और फर्दर हमें सेल प्रेशर भी देखने को उन डेट्स में मिल सकता है। अगेन कोड वाइज़ और टोकेनोमिक्स वाइज़ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मुझे ये नहीं लगता है, बट प्रोडक्ट वाइज़ जो उन्होंने प्रोडक्ट निकाली वो अच्छी है। लोगों को, अगर वो लोग इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। रिटर्न एनालिटिक्स में भी अगेन हमारे पास इस पूरे साल के इनके मंथली बेसिस पर रिटर्न्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। जी फराज भाई, टेक्निकली आप हमारी हेल्प कर सकते हैं इसमें कुछ? जी बिल्कुल, सलमान, 4 आवर चार्ट के ऊपर इसने बहुत पहले कंसोलिडेशन दिखाई है, बहुत बड़ी कंसोलिडेशन दिखाई। ये जब ब्रेक इसने किया 0.055 के लेवल को, उसके बाद हमने देखा कि वहाँ से ये 2x हो गया था, परफॉर्म कर गया था। फिर दोबारा से ये अपनी उस रेंज के अंदर आ गया है और अभी राइट नाउ उसी रेंज के अंदर या उसी को टेस्ट कर रहा है। सो कोई ख़ास पोटेंशियल एज अ ट्रेंड की शक्ल में तो इसमें नहीं नज़र आ रहा। रेंज ट्रेडिंग इस पे हो सकती है कि सिंपल आप ऊपर रेजिस्टेंस 0.09 की लगाएं, नीचे यहाँ पे सपोर्ट पर है 0.55 के करीब, यहाँ बाय करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 0.04, और फिर आए करें कि इसी रेंज के अंदर
ये ट्रेड करता रहे। पोटेंशियली ट्रेंड चार्ट के ऊपर इतना पोटेंशियल फ़िलहाल नहीं है, साइडवेज एक्टिविटी है और रेंज ट्रेडिंग सपोर्ट पे अटेम्प्ट करें, रेजिस्टेंस पे सेल करें, इसी तरह परफॉर्म करता रहेगा। काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन मुझे फ़िलहाल इसमें आगे भी होती हुई नज़र आ रही है, तो ये टाइम लेगा अभी ऐसे जिसमें कोई ख़ास पोटेंशियल ट्रेंड पे चार्ट पर नहीं है। इसके अलावा सलमान आप कुछ और डिस्कस करना चाह रहे हैं? जी, लास्टली फराज भाई हमारे पास यूनिस्वैप आता है। ये हमारे पास लीडिंग डीफाई प्रोटोकॉल है। 2018 में ये हमारे पास प्रोजेक्ट आया था और इथेरियम की ब्लॉकचेन बेस्ड है और ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हमारे पास बहुत बड़ी एक्सचेंज है। अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट करती आ रही और एक तरह से बैटल हार्डन सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट है हमारे पास फंडामेंटली अगर हम देखते हैं कि अभी तक टिका हुआ है और रेवेन्यू जनरेट भी कर रहा है और थोड़ा सा मार्केट में ठहरा हुआ है। इसके अलावा हम अगर इसकी टीम की बात करते हैं तो टीम भी इनकी नोन है काफ़ी अरसे से, हम उसको भी देखते आ रहे हैं। इसकी कोड की सिक्योरिटी की अगर हम बात करें यानी कि इनके जो डेक्स की सिक्योरिटी है डिसेंट्रल एक्सचेंज की वो बहुत ज़बरदस्त है, ट्रिपल उसकी रेटिंग आई है। और बाकी भी नेटवर्क सिक्योरिटी और उनके ऐप सिक्योरिटी और डीएनएस हेल्थ भी हमारे पास बेस्ट चल रही है। और फंडिंग इनसाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में इनकी फंडिंग हुई थी, राउंड हुआ था $11 मिलियन का, जिसमें हमारे पास पैराफाई कैपिटल है, एंडरसन है, पैराडाइम हमारे पास है और वेरिएंट मतलब डिफरेंट हमारे पास टियर 1 और टियर 2 के लीड इन्वेस्टर्स हैं। फर्दर हमारे पास 2022 के अंदर एक और राउंड इनका हुआ जो कि $165 मिलियन का था। और अच्छी बात इसके अंदर हमारे पास इसमें ये आती है कि इसकी टोकनॉमिक्स अच्छी है और जितने भी इनके टोकन्स जो लॉक थे वो अनलॉक हो चुके हैं, यानी कि अभी हमें फ्यूचर के अंदर इनकी कोई इनके ज़ीरो यानी कि अभी तक लॉक है। जितने भी इनके लॉक्ड टोकन्स थे इनके इन्वेस्टर्स के थे वो उनको दिए जा चुके हैं, यानी कि टोकन्स की तरफ से जो सेल प्रेशर हम देखते होते हैं अनलॉक्स का वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी अंडरलाइन नहीं है। करंटली जो इनकी जो मार्केट कैपिटल है वो $4.7 बिलियन का चल रहा है और उनकी जो फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन जिसकी बेसिस पर जो इसकी प्राइस चल रही है वो एफडीवी इनकी $7.5 बिलियन की एफडीवी हमारे पास चल रही है। फर्दर इनके रेवेन्यू जनरेशन देखते हैं तो 2 दिन पहले का डाटा मेरे पास अपडेटेड है। $4.4 बिलियन इन्होंने जनरेट किया जो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑल पेयर्स में आ रहे हैं, जिसमें सारी क्रिप्टो करेंसी जो उनके डेस्क पे ऑपरेट होती हैं उनकी है। लास्ट 7 डेज़ की अगर हम फ़ी देखते हैं तो 5.68 मिलियन की इन्होंने फ़ी जनरेट किया, तो फ़ी जनरेशन ही इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इसके अलावा भी हैं जो उनकी पूल्स होते हैं, स्टेकिंग पूल्स, काफ़ी ज़्यादा इनकी जो पैसिव इनकम की स्ट्रीम्स हैं। परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखते हैं तो 2018 से लेकर हम 2025 तक देखें तो ग्रेजुअल इंक्रीज़ है इनकी परफॉर्मेंस में, जो इनकी अर्निंग्स आती रही हैं। इनकी जो बिलियन इन्होंने क्रॉस किया था वो 2021 में किया था 1.5 बिलियन, फिर 2020 में 828, फिर 23 में थोड़ा सा कम, 2024 में भी इन्होंने 1 बिलियन क्रॉस किया और 2025 में 964 मिलियन पे अभी तक ये चल रहे हैं और टोटल वैल्यू लॉक्ड इनकी $4.6 बिलियन है। टोटल वैल्यू लॉक का मतलब है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की पे ऊपर ये स्टेकिंग के फॉर्म में इनका कॉइन जो है वो लॉक हुआ है, जो कि लोगों ने स्टेकिंग मेनली पे लगाया होता है, तो एक अच्छी चीज़ होती है। तो जितना TVL ज़्यादा होता है उतना थोड़ा सा सिक्योर होता है। रिटर्न एनालिटिक्स अगर आप देखते हैं तो इसको आप स्क्रीन को रोक के इनको देख सकते हैं कि Q1, Q2, Q3 ओवर द ईयर्स किस तरह की इसकी डिफरेंट क्वार्टर्स के अंदर परफॉर्मेंस रही है। लास्टली पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम फोकस भी करते हैं क्रिप्टो के अंदर। सिर्फ ये नहीं कि ये बाय कर लिया सेल कर लिया, अगर आपने बाय कर लिया और इसकी प्राइस नीचे जा रही है तो आप किस तरह से स्टेकिंग पूल्स के अंदर उसको लगा सकते हैं, उसकी फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। तो हमें डिफरेंट हमारे पास पूल्स आते हैं और इन डिफरेंट पूल्स के अंदर हमारे पास AVY है, कुछ में APY 37% मिलती है, 31%, 14% वेरी कर रही है। तो आपके पास जो भी कॉइन हो उसके साथ आप दूसरे कॉइन जैसे इथीरियम, अगर प्राइस गिर रही है इथीरियम की तो आपके पास इथीरियम होगा और USDT या USDC होगा। इन दोनों को मिलाकर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर लॉक कर देंगे स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो आप उस पे यील्ड मिलेगी। तो आपकी जो इथीरियम की प्राइस नीचे वहाँ पे जा रही है लेकिन यहाँ पे आपको इथीरियम एज अ स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप एक तरह से सॉर्ट ऑफ बैलेंस आउट कर सकते हैं अगर इथीरियम की प्राइस गिर रही है, और इस तरह से आप अपने डाउनवर्ड मार्केट्स के अंदर अपने पोर्टफोलियोज को बचाते हैं, क्योंकि ऊपर जाती मार्केट में तो हर कोई पैसा बना रहा होता है। मज़ा तब आता है कि जब आप नीचे वाली मार्केट में अपने पैसे को बचा सकें। अगर वो कॉइन की फॉर्म में गिर रहा है तो आप डिफरेंट प्रोटोकॉल्स या डिफरेंट अपनी लर्निंग के बेसिस पर जो आपका एक्सपीरियंस होता है आप अपने पैसे को बैलेंस आउट कर सकें। जी फराज भाई, आप टेक्निकली हमारी हेल्प कर सकते हैं इसमें कुछ? जी सलमान, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये यूनी USDT ने बहुत ज़बरदस्त रैली दिखाई थी, 4.7 से परफॉर्म करता हुआ 10.28 तक गया था। उसके बाद से ये रिट्रेसमेंट में है, साइड कंसोलिडेट हो रहा है। रिमेंबर वन थिंग, ये जो पैटर्न बना हुआ है ये फॉलिंग वेज का है, ये यूजुअली अपसाइड का ब्रेकआउट देता है।
सो यहाँ पे इंतज़ार करना चाहिए जब भी ये अपने लोअर हाई को या इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को ब्रेक करे जो 7.7 के करीब आ रही है। सो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोबारा से 8.2 और 8.8 को जाके 8.8 को जाके टेस्ट करे, या फिर हम एक इसकी नीचे की जो सपोर्ट जोन डिफाइन यहाँ पर हुई हुई है जो अराउंड 7 से लेके 6.8 तक के करीब है, इस 20 सेंट्स की जोन के अंदर कहीं पे हम बाय कर सकते हैं सपोर्ट पे, और फिर एक्सपेक्ट यही करें कि ये आने वाले टाइम के ऊपर ये इस वेज की फॉर्मेशन को ब्रेक करके ऊपर एक दोबारा से लोअर हाई बनाने एटलीस्ट ज़रूर जाए। अगेन सिंगल टॉप है, सो एक बाउंस इसमें अच्छा सा एक्सपेक्ट हम दोबारा से कर सकते हैं। सो ओवरऑल सलमान ये है यूनी यूएसडीटी का। अच्छा, बीटीसी के चार्ट को देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था इस ट्रेंड लाइन की सिग्निफिकेंस और इस जोन की सिग्निफिकेंस बताई थी कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाली जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है ये 4th टाइम जाके टेस्ट होगी, जो इस टाइम हो रही है। अभी तो ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम यहाँ से 87 की सपोर्ट को आई कर सकते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि अभी तक यहाँ पे कोई रिवर्सल का साइन एसएच नहीं आया, यानी कि कोई इसके ऊपर डाइवर्जेंस नहीं शो हुई। तो मेरे ख़्याल में हम एक बाउंस लोअर हाई का और फिर उसके बाद एक्सपेक्ट ये करें कि फर्दर नीचे आए, और नीचे आने के बाद इस सिमिलर पैटर्न की कंसोलिडेशन हो जो प्रीवियस लेग पर हुई थी लास्ट ईयर मार्च 2025, और फिर उसके बाद हमने टैरिफ वॉर का प्रेशर देखा था, उसमें एक अंडरकट लो लगा था, यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुई थी और फिर ये रैली कर गया था। सो अभी हाफ वे डाउन, अभी मुझे लग रहा है फर्दर नीचे आएगा। नीचे आने के बाद इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक और लेग बने, इस जगह पे डाइवर्जेंस बनाए, डाइवर्जेंस बनाने के बाद थोड़े दिनों के लिए यहाँ पे साइडवेज होकर कंसोलिडेट हो, और फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फर्दर रैली करता हुआ नज़र आए। इसके अलावा अगर हम इथेरियम के चार्ट को डिस्कस करें, इथेरियम के ऊपर हमने लास्ट टाइम बता दिया था कि भाई कॉशियस स्टांस, एग्जिट कर जाए या ऊपर बाउंस होता है तो यहाँ पे लोअर हाई बनाएगा, तो मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी होगी कि इधर से इसको ऑफलोड किया जाए जो 3500 3600 का है। यहाँ पे से स्टिल अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो हमारी अब प्रोजेक्शंस जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर लास्ट टाइम हमने डिस्कस की कि इसकी जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं वो 2120 और 1850 के करीब की सपोर्ट जोन पे आ रही है। रिमेंबर वन थिंग, इसने 61 सेशंस की कंसोलिडेशंस के बाद की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ये परफॉर्म करता था। इस दफ़ा इसने अपने कैरेक्टरिस्टिक 61 सेशंस के बाद चेंज करके इस हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन को ब्रेक किया, और ये जो नेक लाइन प्रीवियसली ब्रेक हुई थी, ना सिर्फ हेड एंड शोल्डर की प्रोजेक्शंस को ब्रेक किया, उसके बाद फर्दर नीचे जाके एक और नया लो इसने डिफाइन किया था। तो सिमिलर पैटर्न, सिमिलर सब कुछ चल रहा है, और यहाँ पे ये जो नेक लाइन का ब्रेकआउट था ये कुछ अच्छा नहीं था। फर्दर यहाँ से अगर ये आपका 3000 के बिग फैट नंबर को ब्रेक करता है तो इसमें हम फिर और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखेंगे, और फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट आपकी डिफाइन होती हुई नज़र आएगी वो 2800 और फिर उसके बाद 2380 की है। सो फिलहाल सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली साइड पे रहें, जब भी बढ़े इसको बेचने की कोशिश करें, और इंतज़ार करें कि ये कब अच्छी वैल्यू बाइंग पर आएगा जो 1800 2000 डॉलर्स के करीब की बनती है। सो मेरे ख्याल में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। क्रिप्टो के फंडामेंटल्स सलमान ने देख लिया, हमने PSX को डिस्कस कर लिया, ग्लोबल मार्केट्स के सिनेरियोज को देख लिया। सो अब रैप अप करते हैं। बिल्कुल, चलिए रैप अप कर लेते हैं। ऑलरेडी सारी चीज़ें हमने कवर कर दी, बल्कि मेरे ख्याल से जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे भी डिस्कस करें, जिसमें क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में भी हमने देखा कि अपॉर्चुनिटी मिलती है। मेरे ख्याल से कंसल्टेशन फी लगा देनी चाहिए सरमाया वालों को, कि जो वीडियो देख रहे हैं कंसल्टेशन फी लगनी चाहिए हमारी। इतनी डिटेल में जहाँ पे जॉब हंट वाली चीज़ें, इस तरह की चीज़ें हम आप लोग यहाँ बता रहे हैं। सो दिस इज़ अगेन फैंटास्टिक एपिसोड जो मुझे बहुत पसंद आया, और फिर उम्मीद है फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में देखते हैं क्या क्या सिनेरियो बनता है। यूएस की तरफ से जो है डाटा किसी न किसी तरीके से शटडाउन वगैरह चीज़ें सारी खत्म हो जाए, डाटा रिलीज होगा तो थोड़ी सी क्लैरिटी वहाँ पे भी आ जाएगी। और पाकिस्तान मार्केट सस्टेन कर रही है ऑलरेडी, थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड है, जैसे ऑलरेडी फराज ने बताया, और क्रिप्टो में थोड़ा सा भी स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन अगेन बाद में देखते हैं क्या क्या सिनेरियो बनता है टेक्निकल की बेस के ऊपर भी। चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ, सलमान की तरफ से, सरमाया की तरफ से, अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।